Done. Hello everyone. I hope you all are fine and healthy. So today बहुत ही important session जो बहुत ही डिमांड थी बहुत सारे स्टूडेंट्स की कि एक्चुअली एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आपको इस साल थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि ऑनलाइन की वजह से आप प्रॉपरली आपको गाइड नहीं मिल पा रहे या फिर ऑनलाइन भी आपको पूरी गाइड नहीं मिलती। सो हम आपके लिए स्पेशल सेशन लेके आए जीपेट एंड नाइपर प्रिपरेशन के लिए। सो हियर वन ऑफ आवर गेस्ट जो आज के प्रिपरेशन के लिए आपको गाइड करेंगे वो गेस्ट है मिस आरती नहार। तो आई वेलकम आरती टू आवर चैनल एंड Thank you, sir. for your like accepting our invitation for our channel to My guide our pleasure. students. Okay, so she is right now master's candidate, master student, and Yes, she sir. was GPAT qualified in 2020, All India rank 153, and right now she is studying in the Naipur Mohali. Okay, so I hope ये एक सही गाइड आपको मिल पाएगी आरती से बिकॉज ही इज गॉन थ्रू ऑल दीज प्रिपरेशंस। So welcome Aarti and welcome to our channel. So I request you to introduce yourself to our guest, to our Uh, viewers. Okay. Sure, sir. Sure, sir. Sir, first of all, thanks a lot for giving me this opportunity to present myself on your platform. So, hello guys, my name is Aarti, as sir have mentioned, and currently I am doing my masters, that is MTech in Pharmaceutical Technology Biotechnology from NIPED Mohali. I have done my B Pharma from Wadhwani College of Pharmacy, Yavatmal, Maharashtra, and as sir already mentioned that I have secured 153 rank in GPAT and 282 rank in NIPER JEE exam. So yeah, that was my short introduction. थैंक यू आरती फॉर योर वार्म इंट्रोडक्शन एंड आई होप आपके सारे सवाल आप रेडी रखिए व्यूअर्स क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है एंड लाइव है। इसके लिए इसका मतलब ये है कि आप जो सवाल अभी जो भी आपके मन में सो यू कैन आस्क एंड मीनवाइल मैं आपको आपके जो कॉमनली सवाल होते हैं वो पूछने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल we are focusing on GPAT first. Okay, so जैसे कि आज GPAT और नाइपर दोनों की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे। पहले GPAT के बारे में बात करेंगे। GPAT क्या होती है आरती, कैन यू एक्सप्लेन? श्योर सर। सर जीपैट ये एक एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे नीट है, जैसे JEE है, वैसे ही वैसे ही जीपैट एक एंट्रेंस एग्जाम है। इसका फुल फॉर्म है ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, और ये एग्जाम जिनको एमफार्म में एडमिशन लेना है, दैट इज मास्टर ऑफ फार्मेसी, वो स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकते हैं। सो बेसिकली जो एग्जाम का पैटर्न है वो ये है कि आपको 125 क्वेश्चंस रहेंगे, 4 मार्क ईच क्वेश्चन, दैट मीन्स 500 टोटल रहेगी आपकी पेपर की। अगर आप एक क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट करते हैं तो आपको +4 मार्क मिलता है। अगर आपने वो क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया तो आपका -1 हो जाता है। तो दैट मीन्स कि निगेटिव मार्किंग है इसमें -1 वाली। एंड अगर तो या दैट वाज अबाउट एग्जाम पैटर्न। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो स्टूडेंट अभी फाइनल ईयर में है या जो पास्ड आउट है वो लोग इसके लिए एलिजिबल है। बहुत से स्टूडेंट एक्चुअली थर्ड ईयर में भी एग्जाम देते हैं, बट बात यह है कि फिर उनको फाइनल ईयर में फिर से देनी पड़ती है। सो या जो अभी फाइनल ईयर में है या जो पास्ड आउट है वो स्टूडेंट बी फार्म वाले वो इसके लिए एलिजिबल है अगर उनको एम फार्म करना है तो। ओके, सो होप दिस इंफॉर्मेशन रियली हेल्प यू। एंड सबसे एक अहम सवाल ये भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करें या ना करें क्योंकि कॉलेज का एक एनवायरनमेंट रहता है कि सारे जीपैट प्रिपरेशन सारे लोग करने में बिजी रहते हैं। तो एक्चुअली इसका बेनिफिट्स क्या है, किन लोगों ने करना चाहिए, ये करने के बाद क्या बेनिफिट्स होता है? ये सर जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया कि एम फार्म के में अगर आपको एडमिशन चाहिए है तो उसलिए आपको जीपैट लगता है। ऐसा नहीं है कि विदाउट जीपैट आपको नहीं मिलेगा या विदाउट जीपैट क्वालिफाई नहीं मिलेगा, बट उस लेवल का कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो या अगर आपको एक अच्छा कॉलेज, एक रेप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आगे एम फार्म के बाद आपको PhD करना है या आगे अच्छा आपको रिसर्च में करियर करना है, तो जीपैट इज द बेस्ट ऑप्शन। ऑल्सो जीपैट के बेसिस पे अगर आपका जीपैट में रैंक अच्छा है तो बहुत से जो
हमारे लाइक महाराष्ट्र के टॉप इंस्टीट्यूट है, लाइक आईसीटी मुंबई है, देन बीसीपी है, तो बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, उसके बाद में जो पूरे ऑल ओवर इंडिया के टॉप कॉलेजेस है, लाइक आईआईटी बीएचयू है, तो ऐसे जो टॉप कॉलेजेस है उसमें आपको इजीली एडमिशन मिल जाता है। और ये वो कॉलेजेस है जिनकी फीस थोड़ी कम होती है, तो आपको एक क्वालिटी एजुकेशन इन लेस प्राइस मिल जाता है। उसके बाद में एक सीएसआईआर में इसका बेनिफिट होता है, इफ अगर किसी स्टूडेंट को आगे चल के एज अ सीएसआईआर में एज अ जेआरएफ, दैट इज जूनियर रिसर्च फेलो लगना है, तो कभी कभी वो लोग जीपैट का स्कोर कंसिडर कर लेते हैं। तो ये एक फायदा है। एंड सेकेंड थिंग इज कि एक चीज मैं बताना भूल गई जीपैट में, कि इसका जो स्कोर है वो 3 साल तक वैलिड होता है। अगर आपका अगर आपने इस साल जीपैट क्वालिफाई की एंड इमीडिएटली अगर आपने एम फार्म में ज्वाइन किया, तो 2 साल के एम फार्म के बाद सेम स्कोर आप पीएचडी के एडमिशन के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो एक मेन चीज है वो ये कि आपको स्टाइपेंड मिलता है, दैट इज 12,400। एंड ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी हम एक स्टूडेंट के लेवल पे एक बहुत बड़ी बात है कि हम खुद से अपने फाइनेंसेस जो है वो हम एडजस्ट कर पाते हैं एंड खुद का सारा खर्चा उठा पाते हैं। तो या दैट इज वन ऑफ द मोटिवेशन फैक्टर, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती, तो या उनके लिए काफी बड़ी बात साबित हो सकती है। आफ्टर दैट एक और चीज ये है कि अगर फ्यूचर में किसी का प्लान है नाइपर जाने का, तो या नाइपर के बारे में मैं आगे बात करूंगी कि नाइपर क्या है। अगर आपको नाइपर जाना है तो नाइपर का एंट्रेंस आपको देना पड़ता है, और नाइपर का अगर एंट्रेंस देना है तो उसके लिए आपको अपना जीपैट क्वालिफाई होना जरूरी है। तो या सो दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ क्वालिफाइंग एंड डूइंग जीपैट एग्जाम। एंड सिर्फ क्वालिफाई नहीं सर, मैं ये बोलूंगी कि अगर आप कोशिश करो, अगर आप हाईएस्ट रैंक ला पाओ जीपैट में, जितना आप कर सकते हो उतना, सब लोग तो फर्स्ट नहीं आ सकते, बट या जितना आप कर सकते हो उतना अगर आप करो तो आपके लिए उतना अच्छा होता है। राइट, थैंक यू। एंड एक्चुअली ये अगर आप हायर क्वालिफिकेशन करते हो तो डेफिनेटली जीपैट विल रियली हेल्प यू, एंड यस सर। दैट बिकम लाइक आपका एक माइलस्टोन हो जाएगा, और ये एलिजिबिलिटी बहुत सारे आपके करियर अपॉर्चुनिटी ओपन करती है। तो इसके लिए जीपैट प्रिपेयर आप करो, एंड डेफिनेटली यू हैव टू प्रिपेयर, डू योर बेस्ट फॉर दिस। तो एक बात ये भी जानना चाहूंगा कि अब प्रिपरेशन तो है, लेकिन इसमें सिलेबस क्या है, क्या सिलेबस इंक्लूड है, इस पे थोड़ा फोकस करें आरती। बिल्कुल सर, एक्चुअली जीपैट का जो सिलेबस है वो पूरा 4 साल का जो बी फार्म का सिलेबस है वो पूरा सिलेबस आता है जीपैट में। उसमें कुछ मेजरली फोकस्ड होता है, हम डिवाइड करते हैं मेजर सब्जेक्ट एंड माइनर सब्जेक्ट्स में। तो जो मेजर सब्जेक्ट्स है लाइक फार्माकोलॉजी, जिन्हें हम कोर सब्जेक्ट्स कहते हैं, फार्माकोलॉजी है, फार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। तो ये सारे जो सब्जेक्ट है ये आते हैं मेजर में। उसके बाद में जो माइनर सब्जेक्ट है, जो नॉन कोर सब्जेक्ट या नॉन फार्मा सब्जेक्ट हम जिनको कहते हैं, लाइक बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, तो ये सारे जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस का ही पार्ट हो गया, बट ये जो सब्जेक्ट्स है ये थोड़े माइनर में आते हैं। तो या इस तरह से जीपैट का सिलेबस होता है, और एनटीए के अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो कंप्लीट जीपैट का सिलेबस अवेलेबल है। ओके, थैंक यू। आई होप आप सभी व्यूअर्स को पता चल गया होगा अभी सिलेबस। ओके, सो इसके बाद ये जो सारे स्टूडेंट अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि प्रिपरेशन कैसे करें, तो अब एक मिक्स प्रिपरेशन आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो हम एक सेग्रीगेट करेंगे कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट कैसे प्रिपेयर करें, फिर थर्ड ईयर के कैसे करें, और फाइनल ईयर के कैसे करें। ओके, तो आप मुझे बताइए फर्स्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं जीपैट के लिए। श्योर सर, बात ऐसी है कि अगर आप फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हो तो ऑलरेडी फार्मेसी आपके लिए बहुत न्यू होती है। अगर स्पेशली फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की बात की जाए तो स्टूडेंट्स को यही नहीं समझता कि फार्मेसी है क्या, इसके सब्जेक्ट्स क्या है और हमने इसको कैसे तरीके से पढ़ना है। तो फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है उनको मैं ये सजेस्ट करूंगी कि पहले आप अपने सेमेस्टर पे ज्यादा फोकस करो, बिकॉज क्या होता है ना कि जब हम नीट या जेई की प्रिपरेशन करते हैं उस टाइम पे हमारा पेपर राइटिंग की जो हैबिट है वो छूट जाती है। उस टाइम हमको सिर्फ एमसीक्यू की प्रैक्टिस होती है, और जब हम यूनिवर्सिटी में आते हैं बी फार्म करने के लिए तो तब हमको वहां डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखने पड़ जाते हैं, जहाँ पे हम थोड़ी कमी रह जाती है हमसे। तो उस केस में हो सकता है कि आपकी कभी बैक भी आ सकते हैं या स्कोर कम आ सकता है। तो फर्स्ट सेमिस्टर के अगर आप स्टूडेंट है तो मैं पहले ये सजेस्ट करूंगी कि आप पहले फार्मेसी को अच्छे से समझ लो। आप जो फार्मास्यूटिक्स आपको फर्स्ट सेमिस्टर से होता है जो कि कोर सब्जेक्ट है फार्मा का, तो ये सारे सब्जेक्ट आप पहले अच्छे से समझ लो।
एंड जब आपकी थोड़ी थोड़ी लाइक आप थोड़ा स्टेबल होने लग जाओगे फार्मा फील्ड में, उसके बाद से आप जीपैट के लिए सोचना स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद में आप कैसे कर सकते हो, लाइक जैसे पूरा सिलेबस आप अपना देखो कि आपका सेमिस्टर का सिलेबस आप पूरा देखो कि फर्स्ट सेमिस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमिस्टर सारा सिलेबस देखो, उसको फिर आप अपने जीपैट के सिलेबस से कंपेयर करो। जब आप इसको कंपेयर करोगे तो ये समझ में आएगा कि बहुत सिमिलैरिटी है दोनों में। ओके, तो जो आप सब्जेक्ट अपने सेमिस्टर के लिए पढ़ने वाले हो उसी को थोड़ा आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा। बिकॉज बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि जो लाइक सीनियर से कुछ नोट्स मिल जाती है या टीचर से नोट्स मिल जाती है उसी के बेसिस पे कर लेते हैं। बट अगर आप ऐसा ना करके अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स में से पढ़ोगे, लाइक बहुत स्टैंडर्ड बुक्स है जिनको हम रेफरेंस बुक्स कहते हैं, उसमें से अगर पढ़ोगे तो वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा लॉन्ग टर्म में, बिकॉज आपको जीपैट के लिए प्रिपेयर करना है। तो या दिस विल बी फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर कि आप जो भी पढ़ो उसको अच्छे से, लाइक सबसे मेन चीज होती है जीपैट में, वो है आपका कंसेप्ट। बिकॉज जीपैट के क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आते हैं कि वो आपको बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लाइक दो तीन सब्जेक्ट को मिला के, ऐसा अगर है कि आपका फार्माकोलॉजी बहुत अच्छा है लेकिन आपका केमिस्ट्री उतना अच्छा नहीं है, तो वो फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन केमिस्ट्री के हिसाब से पूछ लेंगे कि लाइक अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो इसके डायूरेटिक एक्शन पे क्या इफेक्ट आएगा, इसके लाइक अगर एंटीबायोटिक है तो इसके स्पेक्ट्रम पे क्या इफेक्ट होगा, या फिर इसकी फोटोटॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी क्या, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो बेसिक कंसेप्ट है आपके वो फर्स्ट या सेकेंड ईयर के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और बहुत से जो माइनर सब्जेक्ट है लाइक माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एचएपी, एचएपी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, बिकॉज जैसे हम देखें कि अब फार्माकोलॉजी फार्माकोलॉजी को अगर हम थर्ड स्टेप पकड़े तो फर्स्ट स्टेप हमारा एचएपी है, क्योंकि एचएपी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑर्गन्स को पढ़ते हैं, ऑर्गन सिस्टम को पढ़ते हैं। जब हम ऑर्गन सिस्टम को पढ़ेंगे उसके बाद में पैथोफिजियोलॉजी में आती है डिसीजेस। जब हम ऑर्गन्स को पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने जीआईटी पढ़ लिया, स्टमक वगैरह सब पढ़ लिया। उसके बाद में जब हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसके हम डिसीजेस पढ़ेंगे, और उसकी जो थर्ड स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप, वो है फार्माकोलॉजी। जब हम ये डिसीजेस पढ़ चुके हैं तो उस डिसीजेस का जो क्योर है वो हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी में। तो इसलिए जो फर्स्ट स्टेप है, अगर आपको यही नहीं पता कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, जीआईटी क्या है, उसमें म्यूकोजा क्या है, लेयर्स क्या है, आपको यही नहीं पता कि एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, तो आपके लिए फार्माकोलॉजी समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड अगेन फार्माकोलॉजी इज वेरी लाइक बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है जीपैट में फार्माकोलॉजी के लिए। तो या तो अगर आप फर्स्ट या सेकेंड ईयर में है तो मेरा सजेशन यही है कि जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी माइनर सब्जेक्ट है, आपको वो अभी काफी अच्छे से करना है। बिकॉज जब आप बाद में प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, थर्ड ईयर में एकदम सीरियसली प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे, तब शायद आपको इतना टाइम नहीं मिल पाएगा कि आप ये माइनर सब्जेक्ट को एकदम डीप में पढ़ो। तो इसलिए जो माइनर सब्जेक्ट्स है और साथ ही साथ जो बेसिक सब्जेक्ट्स है लाइक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सारी चीजें आप काफी अच्छे से पढ़ लेना अभी से। थैंक यू। ओके, यस सर। तो नेक्स्ट, ये तो फर्स्ट सेकंड ईयर की बहुत अच्छे तरीके बताया आपने, लेकिन थर्ड यस ईयर सर। के लोग स्टूडेंट अपीयर हो सकते हैं, तो उनका प्रिपरेशन कैसे रहेगा? थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट सर आप बोल रहे हैं कि अपियर होंगे, तो या दे कैन अपियर फॉर जीपैट, बट उनका जो स्कोर है वो वैलिड नहीं रहेगा टू गो फॉर एम फार्मा एडमिशन। तो वहां पे ऐसा होगा कि उनको फाइनल ईयर में फिर से एग्जाम देनी पड़ेगी। तो या थर्ड ईयर में अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो और जीपैट देना चाहते हो तो एक आप ट्रायल के लिए, एक एक्सपीरियंस के लिए जीपैट दे सकते हो। बट अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, एंड अगेन एक चीज मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि अभी जैसे सर आप जानते हो कि मैं भी एक यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, एंड मेरा भी इंस्टाग्राम पे मैं बच्चों को गाइड करती हूँ। तो बहुत से जो फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट है वो लोग इतना डर चुके हैं जीपैट के नाम से कि वो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर से ही लाइक पूछने लग जाते हैं कि कैसे प्रिपेयर करें। तो इसका ये ठीक है, अच्छा है कि आप लोग अभी से अवेयर हो चुके हैं, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक ऐसा है कि अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में इतना स्ट्रेस ले लोगे ना जीपैट के लिए, तो जब आप थर्ड या फाइनल ईयर तक आओगे तो आपकी एनर्जी पूरी की पूरी जा चुकी रहेगी। इनफैक्ट अगर आप अभी किसी थर्ड ईयर वाले बच्चों से बात करोगे, उनसे भी पूछो कि क्या उनका फाइनल ईयर तक के वो एनर्जी परसिस्टेंट है, नहीं होती है। जैसे आप अगर थर्ड ईयर में भी स्टार्ट करते हो ना, तो फाइनल ईयर तक आने तक आपकी एनर्जी कम होने लगती है पढ़ने की। तो फर्स्ट या सेकेंड ईयर में आप पढ़ो जीपैट के लिए, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट पे ध्यान देके पढ़ो, इतना स्ट्रेस लेके मत पढ़ो अगर फर्स्ट या सेकेंड ईयर में। अब बात करते हैं थर्ड ईयर में। अगर आप थर्ड ईयर में आ चुके हो तो अब आपको इतना कंसिस्टेंट रहना है कि आपको एक भी दिन अपनी स्टडी बंक नहीं करनी है।
तो सबसे पहले आपको स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस देखना है, बिकॉज जिस चीज के लिए आप प्रिपेयर करने वाले हो, जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करने वाले हो, पहले आपको उसको समझना जरूरी है। अगर समझ पाओगे तो ही आगे आप पढ़ पाओगे। तो समझने के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा इसमें से हम कौन सा टॉपिक हमारे पहचान का है, कौन सा नहीं है, उसको कहाँ से पढ़ा जाए ये सोचना पड़ेगा। उसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने पड़ेंगे। आई नो कि बहुत से क्वेश्चन के आंसर्स आपको तब नहीं आएंगे, लेकिन आपको पैनिक नहीं होना है, बिकॉज दैट इज योर बिगिनिंग। ओके, सो आपको सबसे पहले क्वेश्चंस देखने हैं प्रीवियस ईयर के। उसके लिए आप चाहे तो इनामदार बुक यूज कर सकते हैं, बिकॉज इनामदार में क्वेश्चंस है, क्वेश्चन के आंसर्स काफी अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। ओके, सो या दैट इज द थिंग। आप पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर देखो, सारे नहीं देख पाओगे, एटलीस्ट 21, 20, 19 और 18 ऐसे पिछले 4 से 5 साल के पेपर देखो। तो आपको इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको समझेगा कि पढ़ना कैसे है। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल कोलॉजी पढ़ना है, कोलॉजी का इतना बड़ा बुक है केडी त्रिपाठी, अब आप पूरा के पूरा बुक या लाइन टू लाइन पढ़ रहे हो और पूरा के पूरा बुक आप नोट्स तो नहीं बना सकते, राइट? तो आपको ये पता रहना जरूरी है कि कौन से टॉपिक पे कैसे टाइप में और कौन से लाइन से कैसे क्वेश्चन आते हैं, और ये आपको तभी पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे। तो या इसके लिए आपको पहले तो प्रीवियस ईयर के पेपर देखना है, आपको समझना है कि अगर डायूरेटिक से क्वेश्चन आ रहे हैं तो कैसे टाइप में आ रहे हैं, इसके अलावा मुझे क्या एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा जो मैंने अभी तक अपने बी फार्म में नहीं पढ़ा है। तो या तो सबसे पहले आपको अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना है, उनको समझना है। उसके बाद में सबसे पहला जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो है आपका फेवरेट सब्जेक्ट, जो भी होगा। मोस्ट ऑफ द लोगों का कोलॉजी होता है, कुछ का सुटिक्स होता है, कुछ लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पसंद होता है। जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो उससे स्टार्ट करो। या सेकंड चीज आप ये कर सकते हो कि अगर आपके कॉलेज में कोई सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट है, लाइक ये, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है सर कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग सेमिस्टर का प्रिपेयर करें या हम लोग जीपैट का करें। अगर जीपैट का करते हैं तो सेमिस्टर का रह जाएगा। तो इसके आप कोऑर्डिनेट ऐसे कर सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल थर्ड ईयर में अभी आपको कुछ पढ़ा रहे, कोलॉजी है, मेडिकेम है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो ये सब अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो उसके साइमल्टेनियसली आप अपनी जीपैट के लिए थोड़ा डीप में पढ़ सकते हो। ठीक है, अब जैसे जीपैट की बुक्स है तो बुक्स के बारे में मैं बताऊंगी कि पहली तो इनामदार बुक है जो मैंने बता दिया, उसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, साथ में क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ओके, सेकंड बुक है पियर्सन गाइड, तो पियर्सन गाइड में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और थ्योरी मिलेगी। थ्योरी जो पियर्सन में है वो काफी शॉर्ट में दिया है उन्होंने, लेकिन टू द पॉइंट थ्योरी है। वो ऐसी थ्योरी है जो आपको बाकी कहीं और नहीं मिल पाती, तो वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक और आता है, पीयूष पब्लिकेशन से बुक आता है, दैट इज वन इज क्रैकर, जीपैट क्रैकर, एंड सेकंड वन इज सिनॉप्सिस। तो ये दोनों भी बुक काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको काफी सारी थ्योरी भी मिल जाएगी और काफी सारा आपको इसमें क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो या सो ये 3 बुक है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है जीपैट की प्रिपरेशन के लिए। अब थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट जब उन्होंने अपने पेपर, जो ओल्ड पेपर है वो एनालाइज कर लिए, तो फिर उनको खुद की नोट्स बनाना है। ठीक है, तो खुद की नोट्स वो कैसे बनाएंगे, इसमें मैंने डिटेल में वीडियो मेरे चैनल पे दिया है, बट मैं थोड़ा शॉर्ट में बता सकती हूँ कि कैसे बनाना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले कि आप जो पढ़ रहे हो स्टैंडर्ड बुक में से आप पढ़ो। अब बहुत लोग, बहुत स्टूडेंट ये बोलते हैं कि मैम हमारे कॉलेज में अच्छा नहीं पढ़ाते, हमको समझ नहीं आता है। तो इस केस में आप चाहे तो बहुत से यूट्यूब चैनल्स हैं जिनकी आप हेल्प ले सकते हो कंसेप्ट क्लियर करने में। तो उससे पहले आप उस कंसेप्ट को समझ लो, उसके बाद में जो उसका रेफरेंस बुक है उससे पढ़ो। उसके बाद में लाइक फॉर एग्जांपल आप कोलॉजी पढ़ रहे हो, कोलॉजी में आप कोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ रहे हो, एसिटिल कोलिन वाले ड्रग्स आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आपने क्या किया, आपको पहले तो बेसिक पढ़ना पड़ेगा कि एएनएस क्या होता है, एएनएस में कोलिनर्जिक सिस्टम क्या होती है, ये पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद में आपको ये सारे एक वीडियो से बेसिक आइडिया आ जाएगी। बिकॉज अगर आप डायरेक्ट बुक उठाओगे पढ़ने के लिए तो हो सकता है कि एक तो आप बोर हो जाओगे और दूसरा आपको समझ में नहीं आएगा, और तीसरा चीज आपका उस सब्जेक्ट पे से मन उठ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक बेसिक आइडिया ले लो, उसके बाद आप उस बुक को हाथ लगाओ, बिकॉज केडी त्रिपाठी पढ़ने में बहुत लोगों को डिफिकल्टी होती है, राइट? तो पहले वीडियो देख लो, फिर केडी त्रिपाठी पढ़ लो। अब आपने पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं तो आपको पता है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, अब आप उस हिसाब से नोट्स बनाएंगे, राइट? अब जैसे किसी ड्रग का हाफ लाइफ पूछ लिया तो आप उस हिसाब से नोट्स बनाएंगे। अभी किसी ड्रग का आपको एडीआर पूछ लिया, उसका किसी लाइक इंटरेक्शन पूछ ली, मैकेनिज्म पूछ लिया,
तो आप अब उस हिसाब से नोट्स बनाओगे। अब बाकी की चीजें आप अपने नोट्स में इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि बुक्स में बहुत कुछ दिया होता है, राइट। अब ये नोट्स हो गई, इसके बाद में आपने इससे पियर्सन से नोट्स बना ली, इसके बाद में जो बाकी बुक्स है उससे आपने नोट्स बना ली। तो ये जो नोट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि हमारे पास में ऑलरेडी लाइक पियर्सन है, या फिर हमारे पास केडी त्रिपाठी है, हम इसमें ही हाईलाइट कर लेंगे, इसी में अंडरलाइन कर लेंगे, क्या जरूरत है नोट्स बनाने की। अभी आपको ये सब चीज आसान लगती है, बट आप जब सोचो कि अभी आपके एग्जाम को, सपोज अभी जो लोग फाइनल ईयर में हैं वो शायद इस चीज से रिलेट कर पाएंगे, जिन्होंने ये मिस्टेक की थी कि पहले नोट्स नहीं बनाई थी। अभी उनके सामने सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है वो ये है कि रिवाइज कैसे करें, बिकॉज ये लास्ट टाइम पे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप बड़ी बड़ी बुक्स उठाकर उसमें जो पॉइंट्स आपने हाईलाइट की है उसको देखो। तो इसलिए फिजिबल यही होता है कि आप जितना भी मटेरियल अपने एक साल में पढ़ रहे हो उन सारे मटेरियल को आप अपने एक बुक में नोट्स बनाओ, ताकि लास्ट टाइम पे आपकी जंबलिंग ना हो। बिकॉज जो लास्ट वाला टाइम होता है, जो क्रूशियल टाइम होता है बहुत ज्यादा, वो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो इसलिए आपको क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, टाइम बचाने के लिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। तो ये थी बात थर्ड ईयर के लिए। एंड थर्ड ईयर वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कंसिस्टेंट रहना। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या आज मुझे कहीं जाना है, आज मुझे किसी प्रोग्राम में जाना है, तो मैं आज के दिन अपनी स्टडीज बंक कर दूंगा। बट इससे क्या होता है ना कि अगर आप एक दिन स्टडी बंक करते हो ना, तो नेक्स्ट डे के लिए आपको एक्सक्यूज मिल जाता है, कल भी तो स्टडी बंक की थी, आज भी कर लूं तो क्या हो जाएगा। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज ये मैं अपने आप से बता रही हूँ कि मैंने जैसे ही थर्ड ईयर में कोचिंग लगाई थी जीपैट के लिए, उस टाइम से लेके मेरे एग्जाम होने तक मैंने एक भी दिन अपना स्टडी या कोचिंग बंक नहीं किया था। फिर चाहे मेरे खुद के घर का कोई प्रोग्राम हो, फिर चाहे मैं कितनी भी बीमार हो, फिर चाहे कितनी भी बारिश हो रही हो, कितनी भी धूप हो, ठंड हो, मैं कंसिस्टेंट थी पूरा एक साथ। तो इसी से आपको रिजल्ट मिलेगा। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो या सर, दिस वाज फॉर थर्ड ईयर। थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस वे आपने समझाया। आई थिंक एकदम स्क्रैच से हमने समझाया, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जनरली बेसिकली क्वेरी होती है, या फिर कई कबार क्या होता है खुद भी वो मिस्टेक करते हैं और रियलाइज नहीं करते कि ये चीजें गलत हो रही है। ओके, यस सर। सो अब आते हैं फाइनल ईयर पे। यस फाइनल ईयर सर। किस तरीके से प्रिपरेशन और लास्ट मोमेंट में किस तरीके से, दोनों समझाइए। यस सर। सर बेसिकली जो जीपैट की स्टडी है वो मुझे नहीं लगता कि आखिरी के 1 महीने में या 2 महीने में की जा सकती है। बिकॉज आप खुद ही, अब हम लोग सोच सकते हैं कि 4 साल का सिलेबस होता है जीपैट में, और अगर आपको कोई बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है और आपको कुछ नहीं पता है, तो और मेन चीज ये है अभी कि कट ऑफ काफी ज्यादा बढ़ चुका है। मैंने कट ऑफ के बारे में बात नहीं की, लेकिन अगर आप पिछले साल का कट ऑफ देखोगे तो जनरल जो ओपन क्लास है उनके लिए लगभग 185 मार्क्स का कट ऑफ रहा है। टोटल होता है 500 मार्क्स का एग्जाम, और जनरल के लिए कट ऑफ रहा है 185 मार्क्स का। और उसके बाद में भी ओबीसी का भी आई थिंक कुछ 160 158 समथिंग कुछ कट ऑफ रहा है, और एससी एसटी का थोड़ा कम था। इनफैक्ट अगर आप ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ देखोगे तो 2020 जो 2020 की जीपैट थी, जिस टाइम मैंने जीपैट दी थी, तब ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ 104 था। लेकिन पिछले साल ऐसा हुआ है, बिकॉज बहुत लोगों को ईडब्ल्यूएस के बारे में पता चल चुका है अभी, तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 104 से लेके सीधा 155 पे जाके पहुंचा था पिछले साल। तो इतना इफेक्ट है। आज से 2-3 साल पहले ऐसा होता था कि अगर आपको 130 मार्क्स है, 140 130 मार्क्स है, और अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आप इजीली जीपैट क्वालिफाई कर लेते थे। लेकिन अभी ऐसा है कि जीपैट नियर टू 190 कट ऑफ जाके पहुंचा है, दैट इज 180 टू 190 के बीच में। तो इतना फर्क आ चुका है। तो इसलिए मैं ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी, अगर आप थर्ड ईयर में है या फर्स्ट या सेकंड ईयर में है और मुझे देख रहे हैं, तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप लास्ट मोमेंट पे आके प्रिपेयर करो। बट ओके, अभी जो लोग लास्ट मोमेंट पे है उनके लिए क्या, अभी मैं ऐसा कंसिडर करती हूँ कि आपने शायद साल भर पढ़ा होगा, या एटलीस्ट आपको बेसिक कंसेप्ट पता होंगे। तो देखो, आप एक बात, एक फैक्ट आप जान लो, आप जितनी बुक्स पढ़ोगे उतना आपको न्यू न्यू नॉलेज मिलता जाएगा। ओके, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि मैम हमारी तो पढ़ाई ही पूरी नहीं हो रही, हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे, तो देखो आप जितना पढ़ोगे, आज आपने केडी त्रिपाठी पढ़ लिया, उसमें से आपको कुछ न्यू मिल गया। कल आपने गर्गन गुप्ता उठा ली, उसमें से कुछ न्यू मिल गया। कल परसों आपने कुछ और कोलॉजी की बुक उठा ली और कुछ न्यू मिल जाएगा। तो उसको कोई एंड नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। और ये जो टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो, बिकॉज 1.5 महीने बाद, 1.5 या 2 महीने बाद, अभी देखो जनरली होता, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर कि जीपैट एग्जाम कब होगी इस साल।
जनरली क्या होता है कि जब आपकी जीपैट एग्जाम होती है ना, उसके 20 से 25 दिन पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आ जाते हैं, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं आए हैं। तो हम ये सोच सकते हैं कि फेब के एंडिंग में या फिर मार्च के स्टार्टिंग में शायद जीपैट एग्जाम हो जाए, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना है, होप्स नहीं छोड़नी है। तो अगर आप फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट हैं, अपनी जीपैट एग्जाम आप अभी 22 में देने वाले हैं, तो सबसे मेन चीज है कि आपको डेली एटलीस्ट 400 क्वेश्चंस करने हैं। एटलीस्ट बोल रही हूँ मैं। अब बहुत लोगों को ये रियलिस्टिक नहीं लगता है, वो बोलते हैं कि मैम हम इतने कैसे करें। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब मैंने नाइपर के लिए प्रिपेयर किया था, तो मैंने एक दिन में 600 क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन किए थे। अब आप प्लीज मुझे कोई ये मत बोलना कि ये पॉसिबल नहीं है, इट इज पॉसिबल। ओके, तो आपको आदत डालनी पड़ेगी। साथ ही में आपको कोई मॉक टेस्ट ज्वाइन करनी पड़ेगी। अगर आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर रहे हो तो वो आपको ऐसे देना है जैसे आप ओरिजिनल जीपैट का पेपर दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि 125 क्वेश्चन है टोटल, तो मैंने अभी 50 दे दिए, दोपहर को मैं 50 दूंगा, रात को मैं बैठ के और बाकी के 25 दे दूंगा। ऐसे नहीं करना है, ऐसे इंस्टॉलमेंट में आप जीपैट एग्जाम नहीं दे सकते। ओके, तो आपको एक बार अगर आप बैठे हो, 3 आवर्स के लिए बैठे हो, घर वालों को बोल दो 3 आवर्स मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, खुद को भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। 3 आवर्स जब तक आप अपना पेपर खत्म नहीं करते, तब तक आपको नहीं उठना। ओके, अब सुटेबल टाइम क्या होना चाहिए मॉक टेस्ट देने का? तो जनरली क्या है ना कि आपका जो जीपैट का पेपर है वो होता है आफ्टरनून में, माइट बी फ्रॉम 12 to 3, ये जो टाइमिंग होता है, बिकॉज 3 आवर्स का पेपर होता है जीपैट का, तो इस टाइमिंग में आपका जीपैट का पेपर हो सकता है। तो आप जो मॉक टेस्ट दोगे वो भी आपको इसी टाइम में देना है, ताकि आपका जो ब्रेन है वो ट्रेन हो जाए। बिकॉज क्या होता है कि हम लोग लंच लेते हैं दोपहर में, उसके बाद में नींद आने लगती है, और फिर हमको इच्छा नहीं होती और हमारा माइंड उतना एक्टिव फील नहीं करता, और आपको वहां पे कॉन्सेंट्रेट रहना बहुत जरूरी है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो 3 आवर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट अपने साथ वाले देखे हैं जो मेरे क्लासमेट्स थे, कि जब हम लोग क्लास में टेस्ट सीरीज देते थे वो बच्चे 300 प्लस स्कोर करते थे, लेकिन जब वो एग्जाम देने गए तो वो क्वालिफाई मुश्किल से क्वालिफाई हो पाए थे। लाइक 110 120 मार्क्स उनको मुश्किल से उस टाइम मिल पाए थे। दैट इज बिकॉज वो 3 घंटे वो स्टेबल नहीं थे। ठीक है, तो आपकी साल भर की मेहनत, 3 साल की, 2 साल की मेहनत पूरा वो 3 घंटे में रिफ्लेक्ट होगी। तब आपको काम रहना है, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, राइट? बिकॉज मैंने मॉक टेस्ट दी थी, मैंने अपने एग्जाम के 2 महीने पहले से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट की थी। सो आई नो इट वेरी वेल कि क्या इंपॉर्टेंस है मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट देनी है, देन आपने अगर पहले भी ओल्ड पेपर देखे हैं तो उसको एक बार रिवाइज करो, क्योंकि क्या होता है ना कि हम कितना भी कहे कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, या एज सच क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, बट फॉर एग्जाम्पल अगर पिछले साल डायूरेटिक्स में फ्यूरोसमाइड से क्वेश्चन पूछा गया हो सकता है इस साल एसेटाजोलामाइड से पूछा जाए, बट सेम क्लास, फॉर एग्जाम्पल डायबिटिक्स में क्वेश्चन आएगा तो आएगा, डायूरेटिक में आएगा तो आएगा, कीमोथेरेपी में आएगा तो आएगा, लाइक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल सकते हैं। तो जरूरी ये है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स एटलीस्ट 2 बार अभी रिवाइज करके जाओ, और स्पेशली इनामदार से, बिकॉज इनामदार से क्या है ना कि एक्सप्लेनेशन है तो एडिशनल स्टडी हो जाती है। जैसे कि अगर आप अभी इनामदार में क्वेश्चन देखोगे, आई थिंक कोलॉजी के प्रैक्टिस सेट में सबसे पहला क्वेश्चन है रिसेप्टार पे। आई थिंक कुछ आयोनिक रिसेप्टार के बारे में पूछा गया है वहां पे। अगर क्वेश्चन है आयोनिक रिसेप्टार पे, उसके बाद में उसमें जो एक्सप्लेनेशन है तो उन्होंने जी कपल्ड के बारे में बता दिया है, उन्होंने टायरोसिन काइनेस एंजाइम लिंक के बारे में बता दिया है। तो उस टाइम क्या है ना कि ओवरऑल आपका प्रिपरेशन हो जाता है, और हो सकता है कि इस साल वो जी कपल्ड पे पूछ ले, हो सकता है कि इस बार टायरोसिन काइनेस पे पूछ ले, राइट? तो इसलिए ओवरऑल स्टडी होती है उस टाइम आपकी। तो या क्वेश्चन प्रैक्टिस एटलीस्ट 350 to 400 क्वेश्चन डेली। उसके बाद में रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इस टाइम का। क्योंकि क्या है ना कि जितना भी 3 साल पढ़ो आप, बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत ऐसे सब्जेक्ट है जो आप काफी ज्यादा भूल सकते हो। तो रिवीजन इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली उन चीजों का रिवीजन जिसपे आप कॉन्फिडेंट है। ठीक है, अब आप कॉन्फिडेंट है, आप कहोगे इसको रिवीजन की क्या जरूरत है, बट हम चीजें भूल जाते हैं, राइट? चीजें भूलते हैं, तो जो आपकी काफी अच्छी प्रिपेयर्ड हुई है उसको पहले रिवाइज करो, उसके बाद में जो आपका कम प्रिपेयर हुआ है उसको बाद में रिवाइज करो, और जो बिल्कुल प्रिपेयर नहीं हुआ है उसके लिए थोड़ा सा अलग से टाइम निकालो, ताकि जो चीज आपके हाथ में ऑलरेडी अच्छा कर पाओ, और जो चीज नहीं है उसको आप थोड़ा सा उस पर पकड़ अपना ग्रास्प ला पाओ। ठीक है, तो ये चीज है। अब अगर आपको डिसाइड करना है कि कैसे कितने सब्जेक्ट इन अ डे रिवाइज करना है, तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि एक मेजर प्लस एक माइनर सब्जेक्ट आपको रिवाइज करना चाहिए।
बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हम एक ही दिन में सुटेक्स, कोलॉजी, एनालिसिस सारा एक ही दिन में हम रखते हैं। इससे क्या होता है कि ना तो आप ठीक से सुटेक्स कर पाते हो, ना आप ठीक से कोलॉजी कर पाते हो, ना ही आप दूसरा कोई सब्जेक्ट ठीक से कर पाते हो। तो मेरा जनरली सजेशन ये है कि अगर आप एक सब्जेक्ट हाथ में ले रहे हो तो उसको खत्म करने के बाद ही दूसरा लो। और अगर आपका नेचर ऐसा है कि आप एक ही सब्जेक्ट से बोर हो रहे हो, तो इसमें आप सॉल्यूशन आपका ये होगा कि आप एक मेजर सब्जेक्ट हाथ में लो, फॉर एग्जाम्पल कोलॉजी। आप डिसाइड करो कि मैं सुबह कोलॉजी पढ़ूंगा और उससे जो मिलता जुलता सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल मेडिकेम, ठीक है, तो मेडिकेम हम शाम में पढ़ेंगे। तो आप ऐसा एक मेजर प्लस एक माइनर ऐसे कर सकते हो। और जो दोपहर का टाइम है वो आपका स्पेशली होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। तो या दिस विल बी पैटर्न फॉर यू। और ऐसे ही जो आप है लिंकअप करके अपने सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फार्माकोलॉजी का मैंने बताया कि फार्माकोलॉजी के साथ मेडिकेम, और उसी के साथ में अगर आप जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपने नोटिस किया होगा कि जनरल फार्माकोलॉजी में फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स, इसके ऊपर बहुत सी बातें बताई गई है और सेम चीजें बायोफार्मास्यूटिक्स में बताई गई है, राइट। तो आप ये दो चीजों को कंबाइन करके पढ़ सकते हो, मेजर माइनर को पढ़ सकते हो। रिवीजन के लिए ऐसा होगा कि आपने डिसाइड किया कि एक हफ्ते में फार्माकोलॉजी खत्म करना है, तो फार्माकोलॉजी अगर आप सुबह कर रहे हो तो उसी के साथ शाम को माइनर करो। 2 दिन लगेंगे बायोटेक रिवीजन करने में, 2 दिन लगेंगे बायोकेमिस्ट्री रिवीजन करने में, 2 दिन लगेंगे माइक्रोबायोलॉजी रिवीजन करने में। तो जैसे आप कोलॉजी खत्म करोगे उसके साथ साथ आपकी और ये बाकी के सब्जेक्ट रिवीजन हो जाएंगे। सो यस सर, दैट वाज फॉर फाइनल ईयर। गुड, वेरी गुड। एंड आई होप आप सब सर कुछ समझ में आ गया होगा। सर हम प्लीज लेट मी नो इफ माय स्पीड इज ओके और एम आई स्पीकिंग वेरी फास्ट। मेरी स्पीड ठीक है सर या थोड़ा स्लो बोलूं? I think I can understand, but let us see from the viewers कि कुछ क्वेश्चंस है वो हम ले लेंगे, ओके, और उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन। ठीक है सर। फर्स्ट, विच सब्जेक्ट शुड आई स्टार्ट? सो जैसे कि आपने जैसे वो कैसे पता चलेगा? व्हाट सर, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन विच प्लीज? सब्जेक्ट इज फर्स्ट? सर जैसे कि मैंने बताया कि जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने का मन करता है उससे आप स्टार्ट करो। ठीक है, लाइक जैसे कि बहुत स्टूडेंट को कोलॉजी पढ़ने का मन करता है, आप कोलॉजी से स्टार्ट करो। किसी को केमिस्ट्री पसंद है, आप केमिस्ट्री से स्टार्ट करो। तो या जो भी आपको पसंद है सब्जेक्ट, उससे आप स्टार्ट करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि how to improve and which strategy are followed to crack GPAT in bachelor level? बैचलर लेवल? मतलब सर तो ये आई थिंक ऑलरेडी कवर किया है आरती ने। ओके, सो यस। नेक्स्ट ये कि प्लेसमेंट आर गोइंग ऑन इन आवर कैंपस इन virtual mode, so and also we ओके are ready to do GPAT exam. ओके, सो So व्हाट इज द नहीं, क्वेश्चन? बस ये इसी का क्वेश्चन ये है कि नाइपर के लिए क्या करें मैम, सेम सिलेबस और समथिंग एल्स? हम इस पे आएंगे क्या ना? ये हाँ, ये थोड़ा यस सर। थोड़ा, हाँ थोड़ा आप शॉर्ट में बता दीजिए इसको कि सिलेबस के रिलेटेड जीपैट और नाइपर। सर देखो, बात ऐसी है ना कि नाइपर का जो सिलेबस है वो 75% जीपैट का सिलेबस होता है, राइट। बहुत से स्टूडेंट क्या कर देते हैं ना सर, और ये सेम मिस्टेक मेरे से भी हुई थी। मैं नहीं चाहती कि मुझे जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं बहुत बार कि जीपैट का जो सिलेबस है उसको इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं ये तो हमको आता है, और जो बाकी का है उसको पढ़ने लग जाते हैं। तो ये बात मैं बता दूं, नाइपर का जो सिलेबस है वो उसमें 75%, 70 to 75% आपका जीपैट का सिलेबस ही है। उसके बाद जो बचा हुआ 25 to 30% सिलेबस है वो आपका जनरल नॉलेज होता है, एप्टीट्यूड होता है। बस यही सब चीजें होती है कि किसको कौन सा अवार्ड मिला है, किसको नोबेल प्राइज मिला है, कौन से स्ट्रीम में मिला है। तो बस यही सब चीजें होती है कि इसका ब्रांड नेम क्या है। मोस्ट ऑफ दी जो ओवर द काउंटर ड्रग्स होते हैं उनके ब्रांड नेम्स आते हैं। तो यही सब चीजें होती है अदर देन फार्मा। हेलो 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 हेलो
सर। हेलो। हेलो। Arti, are you there? हेलो। Yes, yes. Sorry for my side. I think there is network disruption from my side. Okay, so यस सर, sorry नो viewers प्रॉब्लम। and actually for the network issue. We move on to this. Right now we covered GPAT till now. Okay, तो हम नाइपर के लिए प्रिपरेशन देखते हैं. So first यस of all नाइपर के लिए बात करते हैं कि एक्चुअली नाइपर क्या है ये बताइए. यस सर, एक्चुअली नाइपर जो है एक इंस्टीट्यूट है, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ये इंस्टीट्यूट जो है वो नेशनल इम्पोर्टेंस वाला इंस्टीट्यूट है, और ऐसा भी कहा जाता है हमारे फार्मा फील्ड में कि जैसे इंजीनियरिंग के लिए आईआईटीज है, वैसे फार्मा के लिए नाइपर है। बिकॉज यहाँ जो एजुकेशन है वो काफी क्वालिटी एजुकेशन है, और जो भी स्टूडेंट नाइपर से पास आउट होते हैं उनको काफी लाइक एक अच्छा खासा एक ब्रांड मिल जाता है उस टाइम। तो देर आर टोटल 7 नाइपर्स इन इंडिया। फर्स्ट जो सबसे पुराना है वो है मोहाली नाइपर, जिसमें अभी मैं राइट नाउ आई एम स्टडिंग देयर। सो या, फर्स्ट इज नाइपर मोहाली, सेकंड इज नाइपर हैदराबाद, थर्ड इज नाइपर अहमदाबाद, नाइपर कोलकाता, नाइपर हाजीपुर एंड नाइपर रायबरेली एंड नाइपर गुवाहाटी। ऐसे टोटल 7 नाइपर्स है इंडिया में। एंड अगर आपको नाइपर में एडमिशन लेनी है फॉर योर मास्टर्स, तो आपको नाइपर की एग्जाम क्रैक करनी होती है, दैट इज नाइपर जेईई। सो या, उसका जो पैटर्न है वो सर, अगर बीच में मेरी कभी आवाज ब्रेक होती है तो प्लीज लेट मी नो, आई विल रिपीट दैट सेंटेंस। ओके या, सो नाइपर का जो एंट्रेंस एग्जाम है दैट विल बी ऑफ 200 मार्क्स, जिसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं, और 2 घंटे का एग्जाम होता है। एक्चुअली अब बात यहीं पे आपका प्रॉब्लम ये आता है कि जीपैट के लिए आपको 3 आवर्स मिलते थे। एंड या, जीपैट के प्रिपरेशन में एक बात मैं बताना भूल गई कि आपको टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका पूरा पेपर सॉल्व होना चाहिए 3 आवर्स में, साथ ही साथ एक बार आपका पूरा पेपर चेक होना चाहिए कि आपने सारे सही किए हैं यानी, बिकॉज नाइपर के एग्जाम में आपको फैसिलिटी मिलती है कि आप अपने जो पहले क्वेश्चन देखे, बट अगर आप उसके आंसर पे श्योर नहीं हो तो आप फिर से पीछे जाके उसको राइट मार्क कर सकते हो। तो या, आपको ये श्योर करना है कि अगर 3 आवर्स दिया है तो 2 आवर्स में आपको अपना पेपर खत्म करना, आपको वहां सीखना पड़ेगा, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। एंड जो सेकंड चीज है कि जो आखिरी का 1 घंटा है वो आपको पूरा पेपर रिवाइज करने के लिए लगेगा। सेम चीज है नाइपर में। जैसे कि नाइपर में मैंने बताया कि 200 क्वेश्चन है और 2 ही घंटे का टाइम है। तो या, यहाँ पे क्वेश्चंस भी बढ़ गए हैं और टाइम भी कम है, और नाइपर में टाइम मैनेज करना सबसे बड़ा टास्क होता है नाइपर के एग्जाम में। अगेन नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो एक क्वेश्चन अगर आप राइट करते हो तो आपको 1 मार्क मिलता है, और अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो 0.25, दैट इज 1/4। जैसे जीपैट में था 1/4 नेगेटिव मार्किंग, सेम नेगेटिव मार्किंग नाइपर में भी है। ओके तो इसलिए आपको जो एक्यूरेसी है, बिकॉज नाइपर
जो रैंक आता है वो सारा एक्यूरेसी बेस्ड होता है। तो इसलिए मैं आपको यही कहूंगी कि जो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि लाइक नाइपर का सिलेबस क्या है, नाइपर का क्या क्या है, तो सबसे पहले आपको जो अपनी जो एक होल्ड है आपका जीपैट का सिलेबस पे, वो काफी मजबूत होना जरूरी है। बिकॉज नाइपर के पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का मतलब ये है कि एक तो आपको उसका आंसर आता है, नहीं तो नहीं आता। बिकॉज जीपैट के क्वेश्चन जो है वो काफी लेंदी क्वेश्चन होते हैं और वो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हिंट दी होती है। बट नाइपर के पेपर में ऐसा नहीं होता, स्ट्रेट फॉरवर्ड फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में क्वेश्चन होते हैं। आपको एक तो उसका आंसर आता है, नहीं आता है तो आप उसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, राइट। तो इसलिए आपकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाइपर के पेपर में। ये था नाइपर एग्जाम का इंट्रोडक्शन। एंड सेकंड चीज ये है नाइपर के लिए कि जैसे जीपैट में आपका स्कोर बताया जाता है, नाइपर में आपका स्कोर नहीं बताया जाता। और नाइपर में जो है आपके स्कोर के बेसिस पे नहीं, आपके रैंक के बेसिस पे सब कुछ चलता है। जितना अच्छा आपका रैंक होगा उतनी आपको अपनी फेवरेट स्ट्रीम, दैट इज आपका फेवरेट सब्जेक्ट, और साथ में आपका फेवरेट नाइपर चूज करने का चांस मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर नाइपर में जो है वो आपका रैंक बहुत मैटर करता है। यस सर। यस, थैंक यू। एंड नाइपर सभी प्रिपेयर करेंगे या कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट ही करें? क्योंकि नाइपर के बेनिफिट्स आप बताइए, इसके अकॉर्डिंगली समझ में आ सके कि उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यस सर। सर बात ऐसी है नाइपर के बेनिफिट की, तो जैसे कि अगर आप अगर निफ्ट जो है ना, निफ्ट उसकी अगर रैंकिंग देखेंगे तो उससे अभी आवाज इस साल नहीं आ रहा है। नाइपर मोहाली 4th रैंक पे है। हेलो। हाँ, हेलो। आवाज, हाँ अभी बोलिए, अभी प्रॉपरली बोलिए। अभी आवाज आ रहा है सर? हाँ अभी आ रहा है, यू कैन से। सर पहले वाला पार्ट मिस हो गया क्या, या वो आ रहा था ठीक से? दैट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैंने अभी पूछा था उसका आंसर दे दो। ओके ओके सर, ओके। या सो नाइपर मोहाली बच्चों ने क्यों आना चाहिए, तो उसके लिए आंसर ये है कि लाइक अगर आप निर्फ की रैंकिंग देखेंगे, निर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कॉलेजेस को उनके परफॉर्मेंस, प्लेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे चीजों को ध्यान में रख के रैंकिंग देता है। तो उस हिसाब से इंडिया में नाइपर मोहाली का रैंक 4th है। बट नाइपर मोहाली के ऊपर जो 3 इंस्टीट्यूट्स है, जो कि सबसे पहला है जामिया हमदर्द, सेकंड है पंजाब यूनिवर्सिटी, एंड थर्ड मुझे राइट नाउ अभी वो याद नहीं आ रहा है, बट ये जो ऊपर के 2 इंस्टीट्यूट बाकी भी है, लाइक इंजीनियरिंग है, बीएससी है, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें भी है। तो जो डेडिकेटेड फार्मा का जो हम इंडिया का टॉप मोस्ट कॉलेज बोलेंगे वो है नाइपर मोहाली, राइट। तो इसलिए ये एक सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने आप में एक प्राउड फील होता है, और ऐसा माना जाता है कि जो स्टूडेंट नाइपर तक आते हैं उनमें जरूर कोई बात होती है। तो ये एक चीज हो गया आपका सेल्फ, जो आप फील कर पाते हो वो। सेकेंड चीज है कि बहुत बच्चे हैं जो सच में रिसर्च के लिए पैशनेट होते हैं, डेस्परेट होते हैं। तो हाँ, अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ के जो प्रोफेसर है, बिकॉज मैं अभी नाइपर में हूँ, मैं ये चीज फील कर सकती हूँ। एंड जो सेम जो क्वेश्चन सर आपने अभी पूछा है, ये मेरा था। बिकॉज मेरा जो एक एटीट्यूड है, जो मेरा एक नेचर है, वो ऐसा है कि जब तक मुझे ये ना पता हो कि वो चीज मुझे क्यों करनी है, मैं वो चीज कभी नहीं कर पाती, राइट। क्योंकि ऐसे हम किसी को फॉलो नहीं कर सकते कि हमारा पड़ोसी कर रहा है, क्लासमेट कर रहा है नाइपर, इसलिए हम करें। नहीं, हमको पता होना चाहिए कि हमको क्यों करना है। तो वो मैं आपको बताना चाहूंगी, और यही रियलाइज करने के लिए मैं नाइपर आई कि क्यों वहाँ पे स्टूडेंट पे जाना है, राइट। तो यहाँ आके मैंने ये एक ऑब्जर्व किया है कि यहाँ के जो प्रोफेसर है काफी हाईली एजुकेटेड है, काफी ज्यादा क्वालिफाइड है कि बहुत से ऐसे प्रोफेसर है जिनका पोस्ट डॉक्टरेट, लाइक पीएचडी के बाद में उन्होंने 2 से 3 बार पोस्ट डॉक किया है। काफी ऐसे प्रोफेसर है जो कि अलग अलग कंट्रीज में जाके अपना पोस्ट डॉक कर चुके हैं। काफी ऐसे यहाँ पे जो साइंटिस्ट है सारे, तो वो इंडिया के टॉप साइंटिस्ट में फार्मास्यूटिकल स्ट्रीम में आते हैं। तो वो लोग जो आपको नॉलेज दे पाते हैं वो काफी इनक्रेडिबल होता है। एंड जो सेकंड एक चीज है कि एक हम लोगों ने स्टोरी सुनी होंगी कि एक फ्रॉग होता है जो कि पहले एक छोटे से गड्ढे में होता है, उसको लगता है कि वही सारी दुनिया है। जब वो मोटिवेट होता है उससे बड़े किसी पॉन्ड में जाने के लिए, तब वो और ज्यादा मोटिवेट होता है। उसके बाद में जब वो किसी रिवर में जाता है तो उसको दुनिया और बड़ी लगने लगती है। सेम चीज है। अब जैसे मैं अपने कॉलेज की बात करूं तो मैं एक स्मॉल टाउन से हूँ, यवतमाल, बहुत कम लोगों को पता होगा। तो जब हम बाहर थे तो हमको लगता था कि बस यही दुनिया है, और मोस्ट ऑफ द लोग यही दिखाते हैं कि अगर आपने बी फार्मा या डी फार्मा कर लिया है तो आप अब मेडिकल शॉप खोलोगे, या फिर या कोई ना कोई बिजनेस करोगे, या एमआरशिप करोगे, या ऐसे। हमको पता ही नहीं होता कि रिसर्च में भी
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, राइट। तो ये चीज को रियलाइज करने के लिए आपको ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाना पड़ता है। मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगी कि नाइपर में ही अगर आप बिट्स पिलानी का ड्रॉबैक ये आता है कि वहाँ फीस बहुत ज्यादा है और हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। और या आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं, नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट जाते हैं, तो यहाँ पे आने के बाद जो आपकी थिंकिंग है अब कि हमको इंटरनेशनल जाना है, कि अब आप ये नहीं सोचोगे कि अब अगर आपको सोचना है कि हमको पीएचडी करना है तो आप सोचोगे कि हम इंटरनेशनल पीएचडी करेंगे। तो ये जो है आपको एक थोड़ा एक्सपोजर मिलता है, आपको एक एक ब्रॉड विजन मिलता है कि हमने आगे क्या करना चाहिए। उसके बाद में यहाँ जो आपको कॉन्टेक्ट्स बनते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग काफी ज्यादा क्वालिफाइड है, यहाँ कॉन्टेक्ट बनते हैं जो आपके फ्यूचर में आपको काम आते हैं। और यहाँ जो सारा सराउंडिंग है पूरा कि कैसे पढ़ाई होती है, इसके बाद क्या किया जा सकता है, पीएचडी के लिए कैसे जा सकते हैं, इंटरनेशनल कैसे जा सकते हैं, पोस्ट डॉक, सारा कुछ लाइक बहुत से, और कौन कौन सी कंपनीज आती है वो। अभी तीसरी बात आएगी जो है मनी फैक्टर, एक लाइक हम बोलते हैं ना कि प्लेसमेंट्स। तो मेरा जो एक ऑब्जर्वेशन है वो ये कि जो अगर हम कोई दूसरा कॉलेज देखे जो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे एमबीए के लैंग्वेज हम बोलते हैं कि टीयर 1 टीयर 2 कॉलेज होते हैं, तो वैसे काइंड ऑफ देखेंगे कि मैंने देखा है कि सेम कंपनी सेम जॉब रोल अगर किसी दूसरे कॉलेज में आपको थोड़ा कम पैकेज मिल रहा है, तो हो सकता है कि उससे डबल पैकेज आपको नाइपर मोहाली में मिलता है। तो या अगर आप पैकेज के हिसाब से देखें या अगर आप रिसर्च के हिसाब से देखें तो ओवरऑल नाइपर इज गुड। एंड अगेन जो नाइपर कैंपस, हेलो, एम आई ऑडिबल सर? Your voice is breaking right now. Is it okay right now sir or is it same? अभी ठीक है, बट अभी आप तुमने जो बात बोली वो रिपीट कर दो। सर पूरा स्टार्टिंग से पूरा नाइपर का? नहीं, you already done it. Okay, Naipur Mohali you already completed, but just want to tell Okay sir. everyone नाइपर सच में अगर जाना चाहिए, जैसे कि तुमने बताया कि वो फॉरेन अपॉर्चुनिटीज है, तो फॉरेन में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है उस पर थोड़ा फोकस करो कि क्या क्या कहाँ कौन सी कंट्री में जा सकते हैं, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहती है, कौन डायरेक्टली जा सकते हैं या ये सर ओके सर, पहले मैं अपने नाइपर की बात खत्म कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में, बिकॉज मुझे सारे पॉइंट ऑफ व्यू बोलने पड़ेंगे। हो सकता है कि किसी के लिए एक पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट हो तो किसी के लिए कोई और पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट हो। तो या एक और चीज ये है कि नाइपर में ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं, राइट। हो सकता है कि आपका जो बाजू का रूम वाला है या आपका जो क्लासमेट है वो बंगाल से हो, आप महाराष्ट्र से हो, कोई साउथ इंडिया से हो, तो ऐसे जो अलग अलग कल्चर के लोग हैं वो नाइपर में आते हैं और उनके साथ में रह के आप और ज्यादा सोशलाइज होते हो और इम्प्रूव होते हो। जितने भी स्टेट के फेस्टिवल्स है, लाइक आज मकर संक्रांति है, अभी हम लोग तो जैसे क्वारंटाइन में हम सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, बट अगर अभी सारी सिचुएशन नॉर्मल होती तो आज नाइपर में मकर संक्रांति भी सेलिब्रेट की जाती, पोंगल भी सेलिब्रेट किया जाता और सारी चीजें भी सेलिब्रेट की जाती। तो ऐसे एक वेराइटी, एक जो डाइवर्सिटी है वो नाइपर में होती है। सेकेंड चीज है कि नाइपर की कैंपस लाइफ बहुत ज्यादा लाइक सब लोगों को बहुत पसंद आता है, बिकॉज नाइपर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। अभी जैसे सर आपने पूछा कि अब्रॉड में क्या अपॉर्चुनिटीज है। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल सर? Yes, right now you are audible. Yes. सर शुड आई रिपीट इट अगेन? No, not needed. अभी अब्रॉड का तुम बोल रही थी तो हाँ वही कंटिन्यू। हाँ, ओके सर। यस, जैसे कि अब्रॉड की बात की है, ये मैं बी फार्म स्टूडेंट को ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपको डायरेक्ट पीएचडी करनी है राइट आफ्टर बी फार्म विदाउट डूइंग मास्टर्स, तो ये यूएसए में अवेलेबल है। तो आप विदाउट मास्टर्स भी डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हो यूएसए से। उसके लिए आपको जो है आइलेट्स एक एग्जाम होती है वो, और दूसरी है जीआरई। तो ये दोनों एग्जाम कुछ लोग टॉफल भी देते हैं, लेकिन टॉफल और आइलेट्स जो है दोनों अल्टरनेटिव है। आप चाहे तो टॉफल दो, आप चाहे तो आइलेट्स दो, बट मोस्ट ऑफ द आइलेट्स प्रेफर किया जाता है बिकॉज आइलेट्स जो है ना वो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में चलता है। फॉर एग्जाम्पल यूएस में चलता है, यूके में चलता है, ऑस्ट्रेलिया में चलता है, जर्मनी में चलता है, कनाडा में चलता है। ये एग्जाम बहुत से कंट्रीज में एक्सेप्टेड है आइलेट्स। तो आइलेट्स एक आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। सेकेंड जो एग्जाम है वो है जीआरई। तो या जीआरई मोस्टली आपका यूएसए में एक्सेप्टेड है। अगर आप स्पेशली यूएसए टारगेट है आपका तो आपको जीआरई देनी पड़ेगी। अदर देन दिस, अगर आपको एमएस के लिए जाना है तो भी आपको जीआरई आइल्स लगेगी।
उसके बाद अगर पीएचडी के लिए जाना है तो उसके लिए भी लगेगी। अब पीएचडी के लिए जो एक एक्स्ट्रा क्राइटेरिया है, लाइक अगर आपको एमएस करना है तो एमएस का आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि एडमिशन आपको मिल जाएगी, लेकिन वहां पर फीस का प्रॉब्लम आ जाता है बहुत बार। तो वो अलग बात है कि आप मैनेज कर सकते हो, कुछ लाइक लोन वगैरह लेके मैनेज कर सकते हो, लेकिन अगर आप पीएचडी के लिए जाते हो तो मोस्ट ऑफ द पीएचडी जो है वो फंडेड होती है और आपको अपने जेब से एक भी पैसा नहीं भरना पड़ता। दैट इज ट्रू। बस जो आपको स्टार्टिंग के लिए एप्लीकेशन फीस है, वीजा फीस है, उसके बाद में जाने की टिकट्स है, ये सारा खर्चा आता है। बट वहां जाने के बाद में आपको ऑलमोस्ट स्कॉलरशिप होती है, तो आप अपना रहना भी आप मैनेज कर सकते हो, साथ में कुछ पैसे सेव करके आप घर पे भी भेज सकते हो। तो या दिस इज द कंडीशन फॉर पीएचडी। एंड अगर आप पीएचडी के लिए टारगेट कर रहे हो तो प्लीज मेक श्योर कि आपका रिसर्च बैकग्राउंड, आई एम नॉट सेइंग कि आपने बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरीज की होगी, नहीं, बट एटलीस्ट आपका कोई पेपर पब्लिश होना चाहिए, या आपके जो रिव्यू आर्टिकल्स हम जिसे कहते हैं, अगर वो हो तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं अब्रॉड के लिए। ये सब। ओके। और या अब्रॉड में कौन कौन से जॉब्स अवेलेबल है? रिसर्च में है या हमारे फार्मा इंडस्ट्री में या क्लिनिकल रिसर्च में? कौन कौन सी कंट्री अच्छी है वही? सर जॉब्स तो सारे ही अवेलेबल है, स्पेशली अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा में अच्छा माना जाता है फार्मा के लिए। वहाँ स्पेशली फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट एंड फार्मासिस्ट जो केमिस्ट शॉप होती है वहां पर, देन फार्माको विजिलेंस पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, क्लिनिकल रिसर्च, उनके जो सारे रूल्स है हमारे इंडिया से काफी अलग होते हैं, इन सारे चीजों पे भी वहाँ जॉब है। इंडस्ट्री में जॉब्स है, देन प्रोफेसर जो हम कहते हैं, एकेडमिक्स, एकेडमिक्स में आपको काफी सारे जॉब मिलेंगे। तो जितने ओवरऑल इंडिया में अवेलेबल है जॉब, सारे वहां पे भी वही जॉब्स अवेलेबल है। यस, थैंक यू। सो बैक टू द नाइपर, कि नाइपर के बारे में हम देखेंगे कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये हमें पूछ रहे हैं। सो कैन यू एक्सप्लेन? यस सर, यस श्योर सर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नाइपर के लिए ये है कि आपका बी फार्म कंप्लीट होना चाहिए। ओके, अब ऐसा है कि अब स्टूडेंट पूछते हैं तो हम फाइनल ईयर में कैसे अप्लाई करें, तो इसका लॉजिक ये है कि अगर आप फाइनल ईयर में है, अभी आप अपीयर है फाइनल ईयर में, तो आप नाइपर की एग्जाम दे सकते हैं, बिकॉज जब तक आपकी काउंसलिंग होगी नाइपर के लिए या जब तक आपकी एडमिशन होगी तब तक के हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि आपकी डिग्री आ जाएगी। अब ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, जैसे कि अभी कोविड चल रहा है, तो हमारा भी ऐसे हुआ था कि हमारी डिग्री नहीं आई थी उस टाइम, फिर नाइपर कंसिडर कर लेता है और आपको कुछ अंडरटेकिंग्स भरने होते हैं, देन आप वहां पे दे सकते हो। तो या अगर आप फाइनल ईयर में हो या आप पास्ड आउट हो तो आप दे सकते हो नाइपर। ओके। तो यस। नाइपर के एग्जाम पैटर्न, ये जैसे कि एलिजिबिलिटी आपने बताई, तो एग्जाम पैटर्न यस कैसे डिफर है और प्रिपरेशन कैसे करें इसके अकॉर्डिंग? श्योर सर, एक्चुअली एक मैंने चीज एलिजिबिलिटी में ये बताना मैं भूल गई कि अगर आप जीपैट क्वालिफाइड हो और या फिर जीपैट के अलावा अगर आप गेट क्वालिफाइड हो, तो ये दोनों एग्जाम अगर आप क्वालिफाइड हो या इन दोनों में से कोई एक एग्जाम क्वालिफाई हो तभी आप नाइपर की एग्जाम दे सकते हो, वरना आप नाइपर की एग्जाम नहीं दे सकते। तो मेक श्योर कि पहले आप जीपैट पे फोकस करो। अगर आपका जीपैट अच्छा है तो ये आपको एक तो एलिजिबल बनाएगा नाइपर के लिए, और दूसरा आप उसमें एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। अब बात आती है सिलेबस की, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि नाइपर का जो सिलेबस है दैट इज 200 क्वेश्चन का पेपर, क्वेश्चंस का एक पेपर होता है। तो अगर आपका 70 to 75% जो सिलेबस है वो आपका जीपार्ट का ही होता है, थोड़ा वरी कर सकते हैं, लाइक 65 to 75% जो सिलेबस है वो नाइपर का लाइक जीपार्ट का है। उसके बाद में जो बचा हुआ 30 to 25% सिलेबस है वो आपका अदर देन जीपार्ट होता है, लाइक करंट अफेयर्स है, उसके बाद में ये वाला मिनिस्टर कौन सा है, इसका मिनिस्टर कौन सा है, कभी कभी कैपिटल्स भी पूछ लेते हैं, कभी कभी तो एटलीस्ट इनफैक्ट ये भी क्वेश्चन आया है कि बॉर्नविटा की एडवर्टाइजिंग किसने की थी, कॉम्प्लान की एडवर्टाइजिंग किसने की थी, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, राइट। तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो चीज अनसर्टेन है, जिसके बारे में आपको कुछ कंफर्म नहीं है कि उसमें एग्जैक्ट क्या पूछा जाएगा, उसके पीछे ज्यादा एनर्जी लगाने से अच्छा है कि जो चीज आपको कंफर्म पता है, दैट इज जीपैट का सिलेबस। आपको पता है 75% जीपैट का सिलेबस आने वाला है और ये फिक्स है कि इतना ही सिलेबस है जीपैट का, तो वो पहले आप अच्छे से करें, ठीक है। एप्टीट्यूड में मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आप इस साइड में खड़े हो, 3 किलोमीटर ईस्ट जाओगे, वहां से वेस्ट मुड़ोगे, वहां से 5 किलोमीटर ईस्ट को जाओगे, तो अब आप कहाँ हो, ये चीज। देन ये इसका चाचा है, वो उसका मामा है, वो उसका ये है, वो उसका वो है, तो वो आपका कौन है। तो ऐसे काइंड ऑफ जो एक लाइक एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, राइट।
तो ये क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद में प्राइजेस पे आ जाते हैं। जैसे हमारे टाइम पे आया था कि एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला, दैट वाज फॉर किरण मजूमदार शॉ मैम। तो या तो उसको ऐसे लाइक ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये अवार्ड इस साल किसको मिला था। देन फिल्म्स पे, क्रिकेट पे, स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसको कौन सा अवार्ड मिला था, या फिर इंडिया ने पहला वर्ल्ड कप कब जीता था। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, लाइक जनरल नॉलेज क्वेश्चंस, ऑल दिस थिंग्स। तो ऐसे कोई लिमिट नहीं है उसकी। देन ब्रांडेड ड्रग्स की 2021 में या 22 में कौन से ड्रग अप्रूव हुए थे, राइट, या फिर कौन से कंपनी ने कौन सी कंपनी को टेक ओवर किया है, सिप्ला का सीईओ कौन है, या फिर सन फार्मा का सीईओ कौन है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बार। या फिर अगर ये कोई ओटीसी ड्रग है, ओवर द काउंटर ड्रग, ये ड्रग है तो इसका ब्रांड नेम क्या है, या ब्रांड नेम ये है तो ये ड्रग कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बार। तो इसकी ये अगर आपको पता करना है तो इसके लिए आपको क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे ओल्ड पेपर। अगेन इनामदार का ही एक बुक आता है प्रीवियस ईयर नाइपर के लिए, उसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये चीजें आपको पता चलेगी। यस सर। थैंक यू। यस, तो जैसे कि बताया कि 75% सिलेबस जीपैट रिलेटेड है, बट रेस्ट ऑफ द 25% में सर क्या क्या 65 टू 75। ओके, सर यही जो मैंने भी सारा बताया आपको कि 25% में ये सारे जनरल नॉलेज, ये सारी कंपनी के डिटेल्स, और स्पेशली जो अभी हॉट टॉपिक है पिछले 2 साल से 3 साल से कि कोरोना का टॉपिक, इसके बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये वेरिएंट के लिए कौन सा ड्रग था, न्यू जो वेरिएंट आया उसमें क्या म्यूटेशन हुआ, या फिर इसके लिए कौन सी थेरेपी थी, अभी कौन सी थेरेपी थी, जो स्टार्टिंग में आयुष ने काढ़ा लाया था उसके कंपोनेंट्स क्या थे, या जो स्पेशली जो ड्रग्स है कोरोना के, जैसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन उस टाइम पे चल रहा था। तो नाइपर 2020 में ये क्वेश्चन आ गया था कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, राइट। तो स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछ लिया था। तो ये जो रेमडेसिविर है, तो ये जो सारे ड्रग्स है इनको भी आपको कोरोना से रिलेटेड सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजों पे क्वेश्चन आते हैं। तो यस सर। आई होप नाइपर के क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। एंड वन मोर क्वेश्चन कि बुक्स आप थोड़े प्रिपेयर करें नाइपर के लिए स्पेशली, और कुछ एडिशनल बुक्स है? यस सर। सर जैसे कि मैंने आपको जीपैट के लिए बताया कि रेफरेंस बुक्स उसकी तो काफी लाइक लंबी लिस्ट है कि कौन सा रेफरेंस बुक। जैसे मैंने और बताया कि 65-75% जीपैट ही है। तो जीपैट के लिए जो आपने पढ़ा था, जो नोट्स आपने बनाई थी ना, वो अभी आपको काम आती है, राइट। तो या मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि जो नोट्स आप बनाओगे ना जीपैट के लिए, अच्छे से बनाना, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में सोच रहे हो कि आपको ड्रग इंस्पेक्टर करना है या फार्मासिस्ट करना है या नाइपर करना है, तो आपको वही नोट्स काम आने वाली है, राइट। तो या वही नोट्स आपको रिवाइज करनी है। सेकेंड चीज, एक बुक है लाइक इनामदार की बुक है नाइपर के लिए, वो एक बुक आती है, वो यूज कर सकते हो। टेस्ट सीरीज आप यूज कर सकते हो। टेस्ट सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंस है, बिकॉज नाइपर में सबसे बड़ा जो आपका एक टास्क है टाइम मैनेजमेंट। 2 आवर्स आपको ऐसा लगेगा कि आधा ही घंटा हुआ है, बस आवाज इतना टाइम वहां पे डिस्टर्ब। पास हो जाता है। तो या टाइम मैनेजमेंट। हेलो, हेलो, हाँ, इज हम इट अभी ओके? आवाज टाइम मैनेजमेंट के बारे में करें। यस यस, आई विल रिपीट द होल थिंग ओके। प्रिपरेशन का नाइपर के लिए। तो नाइपर का जैसे बताया कि 65-75% जीपैट का ही है। जीपैट के लिए जो आप नोट्स बनाने वाले हो वही नोट्स आपको इधर भी काम आने वाली है, तो आप मेक श्योर कि वो अच्छे से रिवाइज करो। सेकेंड चीज जो है कि आप मॉक टेस्ट, नाइपर के लिए अलग से मॉक टेस्ट आएगी जिसमें आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। उसके बाद में एक बुक आता है इनामदार का, जो कि स्पेशली नाइपर के लिए आता है, जिसमें प्रीवियस ईयर के नाइपर के पेपर होते हैं। तो या वो बुक आप रेफर कर सकते हो। अदर देन दिस न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है, बिकॉज या करंट अफेयर है। उसके बाद में यही सारी जो साइट्स है लाइक WHO की साइट है, तो ये सारी जो चीजें है करंट अफेयर वाली, उससे आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। Yes, so Yes, sir. next ये नाइपर एंड जीपैट, देयर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। जैसे कि आरती ने बताया, नॉट ओनली मेडिकल स्टोर हो या मार्केटिंग हो, देयर आर रिसर्च में और फार्माकोविजिलेंस हो, क्लिनिकल रिसर्च रिलेटेड वेरियस फील्ड्स में, और बहुत अलग अलग कंट्रीज में अपॉर्चुनिटी है। सो Yes, sir. आई थिंक आप सारे फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली ये बहुत अच्छी बात है, और Yes, इसके लिए sir. आप डेफिनेटली प्रिपेयर करेंगे। लेकिन एक ऐसा है कि प्रिपेयर तो सारे लोग करेंगे, लेकिन इसमें चैलेंजेस आती है कि Yes, इजी sir. नहीं Sure. होता मेरे लिए। तो वो उस पे भी हम फोकस करेंगे कि जीपैट हो या नाइपर प्रिपरेशन हो, तो उसमें चैलेंजेस कौन कौन सी आती है, उसको ओवरकम किस तरीके से करें।
सर सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करना चाहूंगी कि सबसे पहला चैलेंज क्या होता है जीपीटी के टाइप पे कि हम इसको कर, ये मैं बात पहले कर चुकी हूँ कि सबसे पहला यही आता है जो हमारे लिए आगे मोटिवेशन फैक्टर बन सकता है कि मेरा रीजन क्यों था। लाइक वो एक बोलते हैं ना कि अगर आपका ये क्लियर है कि वाई टू डू दिस, देन हाउ टू डू दिस विल बी क्लियर्ड, राइट। तो अगर आपका वाई क्लियर है तो हाउ आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला चैलेंज है कि आपको खुद को फाइंड करना पड़ेगा कि आपको इस एग्जाम को क्यों करना है। क्योंकि अगर आप ये फाइंड नहीं करोगे, आप स्टार्ट तो कर दोगे, बहुत जोश में स्टार्ट कर दोगे, 1 महीना 2 महीना पढ़ोगे, लेकिन उसके बाद में जो आपका एक एंथुसियाज्म है वो कम हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहला चैलेंज है कि आपको अपना मोटिवेटिंग फैक्टर ढूंढना पड़ेगा कि करना क्यों है। सेकंड चीज आती है बच्चों के मन में कि हम कोचिंग या ना लगाए, बिकॉज बहुत ये कॉमन क्वेश्चन है जो मुझे भी इंस्टाग्राम पे पूछा जाता है कि हम कोचिंग लगाए या ना लगाए। तो इसके लिए मेरा आंसर ये है कि अगर आप उतने सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो कि विदाउट कोचिंग भी आप कर सकते हो तो डेफिनेटली यू कैन डू दिस, बट उस केस में आपको प्रॉपर प्लानिंग लगेगी और एक गाइडेंस आपको लगेगा, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम फॉर यू ऑल्सो, राइट। तो आपको कोई प्रॉपर गाइडेंस उस टाइम लगेगा। तो ये ही एक बेनिफिट होता है कोचिंग के लिए। मैं जनरली प्रेफर करती हूँ कोचिंग लगाना, बिकॉज कोचिंग में क्या होता है ना कि आपको एक मेंटर मिल जाते हैं। तो बहुत आपकी जो जर्नी है उसमें आप बहुत बार डिमोटिवेट होते हो, बहुत बार आपको समझ में नहीं आता कि मैं क्या पढूं, कितना पढूं, बिकॉज पढ़ने के लिए लिमिट नहीं है, लिमिटलेस पढ़ोगे आप। तो या सो इस टाइम आपको एक मेंटोर की जरूरत होती है। उसके बाद में कुछ कुछ आपके हो सकता है हो तो की जरूरत पड़ती है। तो या इस केस में आप कोचिंग लगा, आगे तो ऑप्शन अभी शायद बंद हो चुके हैं आवाज बहुत ब्रेक सी हो रहा जगह, है आपकी। ऑनलाइन कर सकते हो। हेलो। यस यस, अभी कोचिंग के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करो, आवाज ब्रेक हो रहा है। यस यस मैं ये कह रही थी कि अगर आपको अभी ये क्वेश्चन है कि कोचिंग लगाए या ना लगाए, तो इसके लिए मैंने कहा कि अगर आप इतने सेल्फ डिसिप्लिन्ड है कि आप अपना खुद को डिसिप्लिन रख के पढ़ सकते हो तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर सेल्फ स्टडी। लेकिन उस टाइम भी आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। उस टाइम भी आपका ऐसा है कि आपको एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहेगा कि आप कंसिस्टेंट रह पाए। बिकॉज बहुत से बार क्या होता है कि जैसे मैंने बताया स्टूडेंट स्टार्ट कर देते हैं लेकिन कर नहीं पाते। वही अगर आपकी कोचिंग अगर आप लगाते हो तो ऐसा होता है कि आपके पास एक मेंटोर होता है। तो अगर आपके जर्नी में आप कभी डिमोटिवेट फील करते हो तो वो आपको कंसिस्टेंटली मोटिवेट करते हैं। अदर देन दिस जो सब्जेक्ट आपके वीक है उसमें आपको हेल्प कर देते हैं। उसके बाद में वो आपको एक टाइम टेबल बना के दे पाते हैं, क्योंकि ये एक और चैलेंज ये है सर कि स्टूडेंट को समझता नहीं है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, राइट। अगर स्टार्ट कर भी ले तो इसके बाद क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कितना पढ़े, कहाँ से पढ़े, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो इसका आपको आंसर आपका मेंटोर जिनको जिनको एक्सपीरियंस है वो आपको दे सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप कोचिंग लगाओ तो बेटर है। अदर देन दिस एक और चैलेंज है, अगर आप कोचिंग लगाते हो, अभी क्या है ना कि कोविड के सिनारियो में ऑफलाइन कोचिंग्स बहुत कम अवेलेबल है, तो इसलिए आपके पास ऑप्शन एक ही बचता है, वो है ऑनलाइन कोचिंग। अब ऑनलाइन कोचिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो हम फेस कर रहे हैं, नेटवर्क। दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि ऑनलाइन अभी हमको इतना ज्यादा पसंद नहीं आता है, तो हम लोग नींद आने लग जाती है, या इधर क्लास शुरू है पीछे हम लोग ने इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप चलाना स्टार्ट कर दिया, या फिर क्लास शुरू है हम लोग इधर सो गए, तो ऐसा होता है। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि देखो आप जो जीपैट कर रहे हो वो खुद के लिए कर रहे हो, ना आप अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हो, ना अपने फ्रेंड्स के लिए कर रहे हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप खुद का ही नुकसान कर रहे हो, ये बात ध्यान में रखना। अभी आपको कुछ नहीं लग रहा है, बट जब आपके सारे फ्रेंड्स क्वालिफाई हो जाएंगे, जब आप उनको देखोगे कि वो अच्छे पोजीशन पे है, तब आपको जो रिग्रेट होगा ना, आई कैन नॉट डिफाइन दैट, ओके, बिकॉज वो बहुत बुरा रिग्रेट होता है। उस टाइम उनको लगता है कि काश हमने उस टाइम कर लिया होता, राइट। तो अभी आपके पास टाइम है। अगर अभी अभी बहुत से बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मैम हम ऑनलाइन में फोकस नहीं कर पा रहे, हम क्या करें। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, राइट। आपके पास में कोई और ऑप्शन नहीं है। जब आपके पास में ऑप्शन नहीं है, लिमिटेड सोर्स है, ट्राई टू यूटिलाइज दैट, मेक मोस्ट ऑफ दैट, राइट। आप ट्राई करो, उसको यूटिलाइज करो, उस पर अच्छे से फोकस करो और अपने कोचिंग पे अच्छे से ध्यान दो। सेकेंड चीज एक और जो बहुत बड़ा चैलेंज आता है वो है कि कंसिस्टेंट कैसे रहे। कंसिस्टेंसी बहुत बार बच्चों की ब्रेक हो जाती है। अगेन अगर आपकी कोचिंग है, आपके पास कोई मेंटोर है, तो आपके लिए ये चीज कंसिस्टेंट रहने में हेल्पफुल होती है। बट आजकल ऐसा है कि बहुत से बड़ी बड़ी कोचिंग है जहाँ पे एक एक बैच में 500 1000 स्टूडेंट होते हैं, तो वहां पे सब पे इंडिविजुअली ध्यान देना उनके लिए भी पॉसिबल नहीं होता। तो उस टाइम आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। अब बात आती है कि कंसिस्टेंसी टूट जाती है और बीच में से पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो यही एक
जो बात हेलो, एम आई ऑडिबल सर? Yes, yes, you are audible. यहाँ ओके ओके सर, तो ये यही एक बात है कि आपको कंसिस्टेंसी अगर आपको मेंटेन करना है तो सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं खुद की बात करूँ तो मेरा जो मोटिवेशन फैक्टर था वो ये था कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी और मुझे पता था कि अगर मैं जीपैट नहीं करती हूँ और अगर मुझे किसी और कॉलेज से करना पड़ेगा, बिकॉज आई वॉज अ स्टूडेंट जो कि हाईली कैलिबर्ड था। ओके, मुझ में कैलिबर था, मुझ में रिसर्च के लिए वो एक एंथुसियाज्म जो बोलते हैं ना, एक वो कीड़ा, रिसर्च का कीड़ा वो था और मुझे पता था कि मुझे किसी छोटे कॉलेज सेटल नहीं करना खुद को। आई वांट समथिंग बिग। और अगर मैं जीपीटी करती हूँ, अगर मैं कोई और कॉलेज टारगेट करती हूँ, लाइक बिट्स पिलानी है या और कोई कॉलेज है, तो वहां मुझे बहुत पैसा भरना पड़ेगा और इतना पैसा मेरे पास नहीं है और मैं अपने माँ बाप को इतना टेंशन नहीं दे सकती, राइट? मैं अपने पेरेंट्स को इतना नहीं दे सकती। सेकेंड चीज है कि स्टाइफंड मिलेगा तो ऐसा हो जाएगा कि मैं एक तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी, मेरे पेरेंट्स को इतना टेंशन नहीं रहेगा। और थर्ड चीज है कि मैंने अपने पेरेंट्स की स्ट्रगल देखी थी अपने आंखों के सामने कि मेरे पढ़ाई के लिए वो लोग क्या क्या कर रहे थे। तो इसी टाइम पे जब मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती थी, जिस टाइम मुझे लगता था कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, मैं ये सारी चीजें विजुअलाइज करती थी कि आरती तूने क्यों स्टार्ट किया था पढ़ना, राइट? तुमने क्यों स्टार्ट किया था पढ़ना, ये आपका रीजन था, इसलिए आपने पढ़ाई स्टार्ट की थी। अगर आप इसको ब्रेक कर दोगे तो आप वो अचीव नहीं कर पाओगे जिसके लिए आप बने हो, या जो आपका कैलिबर है, इतने दूर आ चुके हो, अब आप अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये जो चीजें हैं, मैं बस आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठ जाती थी, सारी चीजें विजुअलाइज करती थी और उसके बाद सोचती थी, दो चीजें सोचती थी, दोनों सिनारियो। एक सिनारियो वो जब मैं जीपैट क्वालिफाई कर चुकी हूँ, दूसरा सिनारियो वो जब मेरा जीपैट नहीं हो पाया। तो मैं दोनों चीजें सोचती हूँ कि इसमें मुझे क्या रिस्पेक्ट मिलेगी और उसमें जो मुझे दूसरी जो चीज है कि अगर मैंने क्वालिफाई नहीं किया तो उसमें मुझे क्या फेस करना पड़ेगा। तो ये सारी दोनों चीजें उसके बाद में अगर क्वालिफाई करते हैं तो जो पेरेंट्स के चेहरे की खुशी है, हर तरफ जो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है, एक जो आपको एक टैग मिलता है कि जीपैट क्वालिफाइड, ये जो सारी चीजें हैं वो मुझे मोटिवेट करती है और मेरी कंसिस्टेंसी फिर से मैं कंसिस्टेंट थी। तो ये सारी चीजें हैं कि आप कंसिस्टेंट, आपका अगर क्लियर है why to do GPAT, then how to do GPAT and how to maintain the consistency, ये आपका वहां पे क्लियर हो जाएगा। तो या सर, दिस आर द Very well. चैलेंजेस व्हाइल डूइंग। एक सर वन मोर चैलेंज इज दिस कि आपको लाइक एक और है कि स्टडी मटेरियल, जैसे कि अभी कॉलेजेस बंद हो चुके हैं, आपके पास में स्टडी, और मेन मतलब सर ये बात है कि बहुत से बुक महंगे आते हैं, राइट? अगर आप एक भी बुक देखते हैं तो 1,000 1,500 तक की बुक होती है और सबके बस की बात नहीं होती बुक्स खरीदना। तो इस केस में आप अपने कॉलेज के लाइब्रेरी से इशू करवा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास में सॉफ्ट कॉपी है, आप सॉफ्ट कॉपी से पढ़ सकते हो तो वो आप यूज कर सकते हो। अदर देन दिस, अगर आप सॉफ्ट कॉपी की प्रिंट निकाल सकते हो तो वो कर सकते हो। तो लेकिन आपको सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे, आपके पास में बहुत चैलेंजेस आएंगे और बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उसमें से रास्ता आपको ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज जर्नी आप स्ट्रगल आपको ही करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बताया, बहुत बहुत मोटिवेशन लगता है। एंड यू अचीव दिस आरती। अपने बारे में बताइए कि तुमने कैसे किया और क्या चैलेंजेस आई थी और किस तरीके से रियल टाइम एक्सपीरियंस बताओ तुम्हारा। सर मेरा रियल टाइम एक्सपीरियंस सर ऐसा है कि मैंने थर्ड ईयर में डिसाइड किया था कि मुझे जीपैट करना है। तो उस टाइम मैंने जैसे बताया कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। मेरे पापा का प्राइवेट जॉब चल रहा था, मार्केटिंग का प्राइवेट जॉब करते हैं मेरे पापा, और मेरी मम्मी हाउसवाइफ। तो उस टाइम मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी और मेरा जो मेरा बी फार्म भी है पूरा, मैंने एजुकेशन लोन पे किया है, और ये बोलने में मुझे आज कुछ नहीं लगता बिकॉज मैं अचीव कर चुकी हूँ बहुत कुछ, और अपनी जो जीपैट का स्टाइफंड है उससे मैं अपना लोन खुद पे कर रही हूँ, राइट? तो बहुत से स्टूडेंट है जो मुझसे कोरिलेट कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसा था कि मेरे घर से जो मेरी पूरा 10 किलोमीटर रास्ता था, और उस टाइम मेरे पास में एक स्कूटी थी। स्कूटी में पेट्रोल रोज लगता था। अब मुझे पता है कि अगर मैं 10 किलोमीटर जाऊंगी आऊंगी तो मुझे रोज का 50 रुपए का पेट्रोल लगेगा। तो मैंने उसके लिए क्या किया था, मैं सुबह 6 बजे घर से निकलती थी, 6 बजे या 7 बजे घर से निकलती थी रोज सुबह। मेरी कोचिंग हुआ करती थी 8:30 बजे, और मुझे कॉलेज के लिए निकलना होता था 10:30 बजे। और फॉर्चुनेटली मेरी जो कोचिंग है वो मेरे घर से कॉलेज के बीच में लगती थी। तो मैं सुबह 7 बजे निकलती थी, और 7 बजे जब मैं निकलती थी तो मैं पूरा 3 टाइम का टिफिन लेकर जाया करती थी, पूरा सेम टिफिन
मैं 3 टाइम खाती थी बिकॉज़ मैं सुबह 7 बजे जाती थी तो रात को 10 बजे ही घर पे आती थी। तो उस टाइम सुबह जाती थी, मेरे लिए मेरे पेरेंट्स को सुबह 6 बजे उठना पड़ता था। मुझे टिफ़िन बना के मेरे मम्मी-पापा दोनों मेरे हाथ में देते थे बिकॉज़ मैं बिल्कुल काम नहीं करती थी उस टाइम घर का, टाइम ही नहीं मिलता था तो कब करूँगी, राइट? तो या उनका स्ट्रगल मैंने देखा है, वो तब मुझे टिफ़िन बना के देते थे, मैं वो ले जाती थी। उसके बाद में कोचिंग के पहले थोड़ी देर पहले जो प्रीवियस डे पढ़ाया है मैम ने, उसको रिवाइज़ करती थी। जैसे ही कोचिंग खत्म हुई, कोचिंग के बाद में वहीं पे बैठ के जो मैम ने पढ़ाया है उसको रेफरेंस बुक्स में से पूरा पढ़ती थी, अपनी नोट्स बनाती थी। उसके बाद में 10:30 बजे कोचिंग, कोचिंग जाने के बाद वहाँ से आने के बाद वही स्कूल का यूनिफ़ॉर्म जो सुबह 7 बजे से मैंने पहना था, उसी यूनिफ़ॉर्म में उसी कोचिंग में जाके बैठना। 5:30 बजे कॉलेज से हम कोचिंग जाते थे, कोचिंग से फिर रात में 10 बजे। लाइक आप पूरा 1 साल की बात है ये, 1 या 2 महीने की बात नहीं है। पूरा 1 साल मेरा ये रूटीन था कि मैं सुबह जो कोचिंग के लिए निकलती थी, उसी यूनिफ़ॉर्म में, वही टिफ़िन बॉक्स, वही सेम सब्ज़ी, रोटी, 3 टाइम पूरा दिन भर, रात को घर पे जाके फिर उसके बाद में पढ़ाई और बची हुई। तो या दिस वाज़ माय काइंड ऑफ ये था। और उस टाइम जो मेरे फ्रेंड्स थे, मैं काफ़ी फॉर्च्यूनेट थी कि उन लोगों ने भी मेरा स्ट्रगल देखा था। तो जब लैब में कुछ प्रैक्टिकल करना होता था ये सब, तो उनको पता था कि इसको ऑलरेडी आता है। तो जो बाकी की कुछ ऐसे भाग-दौड़ वाले काम होते थे या जो कुछ एक्स्ट्रा के काम होते थे, उस टाइम वो कर लेते थे, ताकि उस टाइम में मैं पढ़ पाऊँ। ओके, तो या सर इस टाइम मैं एक चैलेंज की बात करना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम कॉलेज के साथ में हम जीपैट की पढ़ाई कैसे हम मेंटेन करें। तो मैं एक कहना चाहूँगी कि आप लोग फिर भी बहुत लकी है कि आपको कॉलेज में ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ रहा। हम लोग ज वो बैच है जब हमको कॉलेज जाना पड़ता था, तो उस टाइम हम कॉलेज भी करते थे और जीपैट की पढ़ाई भी करते थे। तो ये मैंने कैसे मैनेज किया था कि जब आप कॉलेज में होते हो ना, तो आपको 10-10 मिनट में कोई ना कोई काम आ जाता है, आपकी स्टडी ब्रेक होती है, ठीक है? तो उस टाइम आप स्टडी करो ही मत, उस टाइम आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व करो। लाइक अभी आप करने बैठे हो, 10 मिनट आपको मिले, उसमें आपके 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हो गए, फिर अगर आपको किसी ने उठा भी दी, तो यहाँ पे तो आपका कुछ ब्रेक नहीं हो रहा है, राइट? कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं हो रही है, बिकॉज़ अगर आप पढ़ने बैठते हो ना, क्या होता है कि अगर आपने 1 पेज पढ़ लिया, फिर आपको कुछ काम आ गया, उठ के चले गए, तो पहला पेज भूल गए, ऐसे हो जाता है। तो ये जो दोपहर के टाइम पे अगर आपका कॉलेज होता है, अगर ऑफलाइन, अभी तो ऑफलाइन नहीं हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, तो ये बात नहीं है, बट फ्यूचर कोई मेरा देखे, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आपका जो पेपर आप सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अपने कॉलेज के ड्यूरेशन में। या राइट, थैंक यू। यस सर। बहुत ही मोटिवेटेड स्टोरी है एंड डेफिनेटली जो स्ट्रगल है एंड यू वर्थ इट, आपको उस तरीके से अचीवमेंट मिल गई, राइट? एंड दैट विल बी यस सर। वेरी नाइस। एंड आल्सो तुम जो चैनल चलाती हो, जो चैनल का नाम और वो कब से स्टार्ट किया और सिंपल उसमें फार्मा क्या बेसिक्स। उसमें उसके बारे में थोड़ा बता सकते यस सर। सर एक्चुअली सबसे पहले मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी चैनल के बारे में कि उसका मैंने क्यों स्टार्ट किया था। एक्चुअली जब हम लोग लैब में थे ना, तो मेरे ऐसे बहुत से क्लासमेट्स थे जिनके कुछ बैकलॉग्स थे और मेरा पढ़ाने का तरीका उनको पसंद था। तो वो लोग मेरे पास आते थे, कहते थे आंटी हमको तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा दे या हमको तो ये सब्जेक्ट पढ़ा दे। तो जब मैं उनको पढ़ाती थी, मैंने एक नोटिस किया कि वो तो स्टूडेंट होते थे मेरे पास, लेकिन जो जितने भी क्लास में होते थे उस टाइम प्रेज़ेंट, सब लोग आके मेरे आजू-बाजू में गोल बना के खड़े हो जाते थे, वो पढ़ने के लिए। तो मेरे दिमाग में तब आया कि अभी मैं इनको पढ़ा दूँगी, अभी मैं इनके पास हूँ, बट कल क्या जब मैं इनके पास नहीं रहूँगी और कल भी अगर किसी को बैकलॉग है, तो इनको मेरी टीचिंग इन तक मैं कैसे पहुँचाऊँ? तो तब मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब चैनल चलाती हूँ इन्हीं के लिए, ठीक है? तो उस टाइम मैंने सोचा कि मैं इनके लिए चलाऊँगी, बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिंपल फार्मा बेसिक्स कभी लाइक इतने लेवल तक जाएगा, ये मैंने उस टाइम कभी नहीं सोचा था। तो उनकी हेल्प के लिए स्टार्ट किया था। उसके बाद में स्टार्ट तो कर दिया जब मैं 3rd ईयर में थी, तो 3rd ईयर में स्टार्ट कर दिया। जब तक कि जीपैट की प्रिपरेशन कर रही थी तब तक किया। उसके बाद में थोड़ा टीचर्स को जब पता चला कि ये ऐसे थोड़े ज़्यादा काम कर रही है, तो उन्होंने थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की बिकॉज़ उनको भी पता था स्टूडेंट अच्छी है और ये डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, राइट? उनको भी एक टेंशन थी कि अपना स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। तो उस टाइम पे उनको मेरी केयर थी, तो थोड़ा-सा मैंने उस टाइम रोक लिया। जीपैट पढ़ाई की, जीपैट में जैसे ही मेरा 153 रैंक आया, फिर से मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर मैंने अपना फेस कैम के वीडियो बनाए, फेस अपना दिखाया उस पे, तो या फिर तब से लेके अभी तक जीपैट क्वालीफाई की, जीपैट के वीडियो की डाले, नाइपर क्वालीफाई की, नाइपर की वीडियो डाले। तो लाइक आप ऐसा बोल सकते हो जैसे-जैसे मैं ग्रो हो रही हूँ अपने लाइफ में, वैसे-वैसे मैं अपने चैनल को ग्रो कर रही हूँ, वैसे-वैसे उसका स्केल अप कर रही हूँ। हैं? राइट, यस थैंक सर। यू। तो व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि सिंपल फार्मा बेसिक्स इस नाम से यूट्यूब चैनल है। आप भी इनको व्यू देख लीजिए चैनल को और सब्सक्राइब भी कीजिए, बिकॉज
यहाँ पे ढेर सारी इंफॉर्मेशन मिलती है जीपैट एंड नाइप Yes, पर sir. रिलेटेड ऑन रियल टाइम एक्सपीरियंस बताती है आरती, सो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। एंड जो अभी जो गैप है कि आपको एक प्रॉपर गाइड मिलना, इवन दो ऑनलाइन में भी आप ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि सच में ये क्वालिफाइड टीचर यस है कि नहीं, सर, ये एक्चुअली मैं सही। पर्सनल काउंसलिंग भी करती हूँ। अगर कोई स्टूडेंट मुझसे 1-to-1 काउंसलिंग लेना चाहिए फोन पे, तो उनको मैं उनके टाइम टेबल के हिसाब से, कब सोते हैं कब उठते हैं, उस हिसाब से उनका टाइम टेबल, कितने दिन में कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए और इस सब्जेक्ट को कैसे करना चाहिए, वो सारा उनको मैं कॉल पे बताती हूँ। So definitely that will be more helpful for everyone, right? Then हम थोड़े क्वेश्चन पे जाते हैं आरती। So ये था ऑनलाइन कौन सा क्लास बेटर है, कैन यू सजेस्ट? हेलो, Am I audible? Yes, sir. हाँ, यू आर ऑडिबल नाउ। Yes. ओके, सो ऑनलाइन कौन सा क्लास बेटर है ये पूछ रहे हैं, कैन यू सजेस्ट? सर, ऑनलाइन क्लास तो मेरा तो एक्सपीरियंस ऑफलाइन का था। मैंने लिया था बॉम्बे वाला कोचिंग क्लासेस से, ऑफलाइन लिया था, बट जब से पैंडेमिक आया है मैम ने अपनी ऑनलाइन कोचिंग भी अवेलेबल करवा दी है। तो या मैंने उनसे लिया था बॉम्बे वाला कोचिंग क्लासेस, तो मुझे उनका एक्सपीरियंस है, आप उनसे देख सकते हो। बाकी बहुत से क्लासेस अवेलेबल है, लाइक जीडीसी है, ये सब है। तो उनका सर मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं उसके बारे में इतना नहीं बता सकती, राइट? क्योंकि अगर मैं विदाउट एक्सपीरियंस बताऊंगी तो वो काइंड ऑफ मिसलीडिंग हो सकता है, तो वो नहीं बता पाऊंगी, बट जिसका एक्सपीरियंस है बॉम्बे वाला कोचिंग क्लासेस, उनके बारे में बता सकती हूँ। ओके, और एक क्वेश्चन है, Yes, sir. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज मेजर और माइनर सब्जेक्ट? It comes under major subject, right? Because आप पूरे I think it starts from second or third semester somewhat. तो yeah, it is major subject and main thing is कि जीपाट में क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, और नाइपर में काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जीपाट से भी ज्यादा नाइपर के लिए इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, अब ये पूछ रहे हैं व्हेन जीपैट इज गोइंग इन दिस ईयर, अभी एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम होगी, लेकिन क्या एक्सपेक्टेड डेट है? यस सर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जब भी एग्जाम होने वाली होती है उसके 25 से 30 दिन पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज हो जाते हैं। तो अगर अभी रिलीज नहीं हो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फेब के लास्ट में या मार्च के स्टार्टिंग या मार्च के मिड तक हो सकती है एग्जाम्स आपकी, बट या होगी जरूर। तो या बहुत से स्टूडेंट ऐसा है कि इसी वजह से वो लोग होप खो देते हैं, अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं कि यार एग्जाम ही नहीं हो रही, अब क्या करें। तो ये बात ध्यान रखना कि एग्जाम होगी। राइट, ओके। और एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कि तुमने बताया था कि अब्रॉड में भी अपॉर्चुनिटी है, तो वेरियस एंट्रेंस एप्लीकेशन है, तो वो उसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिफाई और हो सकता है? यस सर। फॉरेन एग्जाम्स, फॉरेन कंट्रीज में एग्जाम्स कौन कौन से हैं, इसके बारे में थोड़ा क्लैरिफाई होगा? ये सर एक्चुअली इस चीज के लिए अभी मैं भी न्यू हूँ, तो मुझे इतना ज्यादा नहीं पता इसके बारे में, बट या आई सर्टेनली नो अबाउट टू एग्जाम्स। एक तो है आइलेट्स और दूसरा है जीआरई। तो यस, आइलेट्स और जीआरई दो एग्जाम है, दोनों में भी आपकी इंग्लिश टेस्टिंग होती है। तो मैं जो स्टूडेंट अगर रहे हैं उससे मैं यही कहूंगी कि आप अपनी ना इंग्लिश पे भी काम करना स्टार्ट करो। आई एग्री कि कुछ स्टूडेंट हिंदी मीडियम से या कुछ होते हैं, मैं खुद हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ। मैंने खुद अपना लाइक 5th तक मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट थी, उसके बाद मैंने इंग्लिश मीडियम लिया था। तो या अगर आप अभी से इंग्लिश पे काम करो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज जीआरई और आइलेट्स दोनों में भी इंग्लिश लगती है। आइलेट्स के एग्जाम में आपका स्पीकिंग सेक्शन होता है, राइटिंग होता है जिस और वर्बल होता है, लिसनिंग होता है, ये सारे सेक्शंस होते हैं। तो या इंग्लिश इज वेरी मैंडेटरी फॉर दैट। Okay, thank you. One more question is, my first year went online and I didn't study properly, but I start properly study now in third semester. So how can I cover first year? Okay. Is it important or not?
इनको मैं एक ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे जाते हो तो वहाँ आपको एक वीडियो मिलेगा फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर जीपैट प्रिपरेशन। तो वहाँ मैंने थोड़ा डिटेल में बताया है, लाइक मैंने वहाँ लिटरली आपका सिलेबस सामने रखा है जो आपका सेमेस्टर का है, और उसको मैंने कंपेयर करके बताया कि किस सब्जेक्ट को आपको कैसे पढ़ना है, राइट? तो उस टाइम आपको वो क्लैरिटी आएगी। उसके अलावा जो सिलेबस वाला एक अलग से मेरा वीडियो है, पूरा 1 घंटे का वीडियो है, आप वो भी देख सकते हो। उसके बाद में जैसे आप बोल रहे हो कि पॉसिबल है क्या कवर करना, तो देखो पॉसिबल है। अभी आप ये अग्री कर सकते हो कि पढ़ाई के अलावा आपके पास और कोई काम नहीं है। इन केस अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो तो बात अलग है, बट अभी आपके पास पढ़ाई के अलावा और कोई काम नहीं है। अगर आप थोड़ा सा टाइम अपना नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजों से बचाओ तो आप ये सब चीजें कर सकते हो, राइट? तो या आप रिवाइज कर सकते हो अपने प्रीवियस सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स को, और आपको करना ही चाहिए। जैसे मैंने बताया कि जो ये सब्जेक्ट है ये आपका बेसिक है। अगर कोलॉजी पढ़ना है तो एचएपी पैथोफिजियोलॉजी क्लियर चाहिए। अगर आपको एनालिसिस पढ़ना है, स्पेक्ट्रोस्कोपीज पढ़ना है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी क्लियर चाहिए, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे बेसिक चीज है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके ऊपर पूरी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसके ऊपर स्पेक्ट्रोस्कोपीज है। तो या आपको ये सारी बारीक चीजें, सारी जो बहुत बेसिक कंसेप्ट है, इसको अच्छे से करना काफी जरूरी है। ओके, यस आई सर। होप आपका आंसर ये एक्सपेक्टेड आंसर मिल गया होगा। ओके, सो फाइनली आपका मैसेज हमारे सारे व्यूअर्स के लिए क्या रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए? सर जैसे कि मैंने पूरे वीडियो में यही बताया, उसका मैं एक समरी, एक मैसेज देना चाहूंगी। सबसे पहले तो क्लियर करो कि आपको जीपैट करनी है क्या। आपको बिल्कुल भी रैट रेस फॉलो नहीं करनी है। हर कोई हर तरीके से सक्सेसफुल हो सकता है। तो आपको पहले अपना मोटिवेशन ढूंढना पड़ेगा कि आपको क्यों करनी है जीपैट, राइट? अब आपको, अगर आप मोटिवेटेड फील हो रहे हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, स्टार्ट करो। बिल्कुल भी फर्स्ट ईयर में पैनिक नहीं होना है। आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी जैसे जैसे ईयर लाइक बैचेस आ रही है, वैसे वैसे कट ऑफ बढ़ते जा रहा है। आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड, बट अगर आप फर्स्ट ईयर से ही खुद को ज्यादा टायर्ड कर लोगे, खुद को ज्यादा एग्जॉस्ट कर लोगे, तो फाइनल ईयर तक आपकी एनर्जी बचेगी नहीं। और फाइनल ईयर वो टाइम है आपके लिए, वो इतना क्रुशियल टाइम है कि उस टाइम आपको एनर्जेटिक और मोटिवेटेड रहना जरूरी है। तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में आप अपना कॉलेज लाइफ भी एंजॉय करो, ताकि फाइनल ईयर में आपको रिग्रेट ना हो। और फाइनल ईयर में जाके आप अपना कॉलेज लाइफ के बारे में आपको थोड़ा सा लाइक इतना नहीं सोचना है। वहां आपको थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और वो सैक्रिफाइस आपको पे करेगा। आफ्टर दैट सबसे मेन चीज ये है सर कि इस टाइम पे जो हमारा एज, लाइक ओके, इट विल बी समथिंग लाइक अदर थिंग, बट ओके आई वोंट डिस्कस अबाउट दिस। जो थोड़ा इमोशनल फैक्टर होता है, जो एक थोड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, कि इस टाइम बहुत सी चीजें हैं बट आपको उन पे ध्यान ना देके पढ़ाई पे ध्यान देनी पड़ेगी। बिकॉज यही एक लॉन्ग लास्टिंग चीज है। ना आपके फ्रेंड्स लॉन्ग लास्टिंग है, ना कोई चीज आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग है। आपका करियर ही आपका लॉन्ग लास्टिंग चीज है, वही आपके लिए मेन चीज है। तो या दिस विल बी द लाइक मैसेज फ्रॉम माई साइड। ओके, यस एंड सर वन मोर मैसेज विल बी लाइक, अगर आप फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हो तो ट्राई करो कि आप बहुत सी चीजें एक्सप्लोर करो। लाइक अगर आप किसी मेडिकल शॉप में, केमिस्ट शॉप में अगर काम कर पाओ फर्स्ट या सेकेंड ईयर में, आपके पास टाइम होता है तो आप वो करो। आप अलग अलग वेबिनार्स अटेंड करो। लाइक बिकॉज बहुत से स्टूडेंट होते हैं ना सर कि जिनको पता ही नहीं होता कि उनका इंटरेस्ट क्या है, राइट? अब फार्मेसी में तो आ गए हैं, लेकिन इसके बाद क्या, इसके बाद क्या इंटरेस्ट। तो अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, तो उसके लिए आपको अलग अलग चीजों को एक्सपोज करना पड़ेगा। उसके लिए आप अलग अलग वेबिनार्स ज्वाइन करो। मैटर नहीं करता है वो आपके स्ट्रीम से है या नहीं है। अगर कोई मार्केटिंग का वेबिनार हो रहा है, ज्वाइन दैट। अगर कोई कंसल्टेंसी, बिजनेस एनालिसिस, ये सारी हो रही है, ज्वाइन दैट, जस्ट ज्वाइन दैट। ओके, वैसे भी आपके पास अभी और कोई तो काम नहीं है, तो ज्वाइन करो, एक्सप्लोर करो, पता करो कि आपके लिए क्या चीज है, और जो आपके लिए चीज है उस हिसाब से अपना आगे का प्लान करो। यस, यस सर। यस, थैंक यू वेरी मच। एंड डेफिनेटली ये जो टिप्स दिए ये बहुत ही वैल्यूएबल रहेगी हर एक व्यूअर्स के लिए, हर एक सब्सक्राइबर के लिए। एंड यस सर। यस, आई डेफिनेटली सजेस्ट यू कि आरती का जो चैनल है सिंपल फार्मा बेसिक्स, यहाँ पे भी जाइए, पूरे वीडियोस देख लीजिए। डेडिकेटेडली वो कंटेंट बनाती है एंड शी हैज वेरी मच एंथुसियास्टिक और पूरे एनर्जी के साथ आपको ये पूरा जो रियल टाइम एक्सपीरियंस है वो बताती है। सो that will be more beneficial for everyone.
एंड होप फ्यूचर में भी अगर कुछ अगर सजेस्ट होता है तो हम कनेक्ट हो पाएंगे, और इसी और कोई अपडेशन होता है तो उस पे और भी डिस्कस हो पाएगा. ओके, so thanks बिल्कुल for सर. your time, Artya, and everyone, every viewer, every subscriber, for your valuable time and dedication. Okay, so that's it from my side. Arti, you want to tag anything to our viewer? Uh, no, sir. I think I have mentioned nearly everything. I have covered most of the thing. बस just I want कि अगर ये सेशन को देख के 10% या 20% स्टूडेंट्स को भी अपना गोल फाइंड आउट वो कर पाए, अगर वो मोटिवेट हो पाए मेरे बोलने से, तो या दैट विल बी वेरी गुड थिंग फॉर मी. और वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी अगर 10 या 20% स्टूडेंट भी इसको लाइक क्या बोलते हैं उसको कि अप्लाई कर सके अपने आप में, तो या दैट विल बी गुड थिंग फॉर मी. यस सर. Right. Yes. Thank you. Thanks for your motivation and your dedication towards sharing knowledge to the student. And that is most important in this crucial condition. Yes sir. Yes sir. So all the best for Exactly. everyone, and of course, Aarti, to you also, and your dreams comes true. We are always Thank you with you. sir. Okay. Yes. Okay. So thanks for your Yes time. sir. Thank you And sir. yes. Thank you, Okay. everyone. Have a nice time. Okay. I want to wish all the best to everyone who are preparing there for GPAT and NIPER. So I wish that you will qualify GPAT and NIPER. And yeah, with this note, I want to take leave from all of you.